बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू जेईटी पॉइंट। जेईटी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हमने अब तक के लेक्चर में मोशन इन प्लेन के अंदर प्रोजेक्टाइल मोशन देखा था और उसके अंदर हमने आपको बेसिक उसके बातें बताया था कि अगर कोई सपोज कि एट सर्टेन एंगल थीटा पर अगर आप कोई पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं और हैविंग सम स्पीड यू एट एंगल थीटा ऑलरेडी विद द हॉरिजेंटल, मैं आपको बता दिया। तो उसका पाथ कैसा होगा, पैराबोलिक होता था और उसमें ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन वेयर पार्टिकल विल हिट एंड आफ्टर व्हाट टाइम इट विल बी हिट एंड ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन व्हाट इज़ द मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय द पार्टिकल। तो ये हमने बेसिक चीज़ें देखा था। और उसके पहले मोशन इन प्लेन के लिए आपको वेक्टर से आपको बताया था कि वेक्टर मेथड से कि हम इसका बाकी का पोजीशन कैसे बता सकते हैं वेक्टरली। तो पिछले वाले इसका आपने पीछे पीछे जो इसके वीडियो है, तो अगर आप नए हैं तो उसको जाकर एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, तो फिर इसमें इस सेक्शन में आपको ज़्यादा सेंस मिलेगा। इसमें हम अब तक जो किए थे इस लेक्चर में अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें हम प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चंस लेंगे और उसके पहले कि प्रोजेक्टाइल मोशन में उसका एनालिटिकल ट्रीटमेंट देंगे कि वो मतलब मैथमेटिकली आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि उसका पैराबोलिक पाथ होता है। फिर या ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन जो उसका पाथ अगर हम देखते हैं तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, इस तरह के कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को भी हम लोग फटाफट इसको समझेंगे जो जेईई एडवांस में अक्सर पूछा जाता है, या और भी अगर उसके जो मिसलेनियस क्वेश्चंस है उसको लेंगे। तो धीरे धीरे पहले बेसिक से करेंगे और उसमें इरोडोव के भी क्वेश्चंस को उसमें शामिल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखते रहिएगा। आ जाइए, अभी तो हम इस पे काम करते हैं कि पहले आपको फटाफट एक बार वो स्टार्ट कर दे इसका कि क्या था, किस तरह का प्रोजेक्टाइल मोशन था। ये एक्स एक्सिस था बच्चों और ये वाई एक्सिस था और यू एंगल से आपने इसको प्रोजेक्ट किया था और यहाँ पर एंगल यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया था विथ एंगल थीटा। ठीक है, तो इसमें हमने आपको बताया था कि जब भी हम इस तरह का काम करें तो फटाफट इसका दो चीज़ें देख लेते थे, यू एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा और यू वाई इक्वल टू यू साइन थीटा। और ए एक्स का जो वैल्यू है इस शून्य और ए एक्स वाई का वैल्यू है माइनस जी। इस तरह का कि एक्स एक्सिस से उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्स एक्सिस में उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, शून्य। मतलब कि आपको बताया था ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन यू विल सी एवरीवेयर द पार्टिकल विल बी डायरेक्टेड लाइक दैट। इस तरह से पूरे टाइम उसका जी डाउनवर्ड रहेगा। तभी हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, एक्स इज माइनस जी और ए वाई इज माइनस जी एंड एक्स विल बी जीरो। तो कहीं भी हो जीरो नहीं होगा, सॉरी कहीं भी हो वाई एक्सिस का मतलब जीरो एक्सेलरेशन नहीं होगा, इज ऑलवेज डाउनवर्ड। लेकिन इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इट विल बी शून्य जीरो। ये दो चीज़ें हमने देखा था। और उसके बाद आपको मैंने जैसा कहा था कि x इक्वल टू सेपरेटली हम कर लेते हैं, तो यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। तो दैट पार्ट इज गोइंग टू बी शून्य, यस, बिकॉज कि x तो है नहीं। और y वाले के लिए यू वाई टी प्लस 1/2 ए वाई टी स्क्वायर, इस तरह का कुछ होगा। ठीक है, अब आइए कि यहाँ पर आपको कुछ बताता हूँ कि जेई एडवांस में यहाँ पर आपको क्या कुछ मिलेगा या इसका पाथ पैराबोलिक क्या हुआ, तो ऐसा क्यों हुआ। तो आइए उसका जो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी है उसको बता देता हूँ। ऐसे पिछले क्लास में भी आपको बताया था कि इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी में कि इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी निकालने के कई सारे मेथड हैं, लेकिन हम सबसे आसान मेथड जो यहाँ पर पिक करते हैं कि यहाँ पर आप जनरली देखेंगे एक्स इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम टी, ये टाइम टी हुआ ना ये वाला, और y इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम टी, तो दोनों में क्या है टी कॉमन है। तो एक को हम रिप्लेस कर देंगे, मतलब टाइम को एलिमिनेट कर देंगे और x और y में रिलेशन निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, तो उसमें आपको एक x और y में रिलेशन आ जाएगा। और ऐसा क्यों कर रहे हैं कि x y में क्यों, क्योंकि कैसा प्लेन है x एंड y में है, तो इसका इक्वेशन भी कैसा होगा x y में ही होगा। तो उसके बाद वो जैसा इक्वेशन आपको मिलेगा वो रिप्रेजेंट करेगा इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी को। ठीक है, तो आइए एक बार फटाफट उसको बता देता हूँ इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। ठीक है,
तो x इक्वल टू, अगर यहाँ से क्या लिखा था, यू एक्स इंटू टी, तो कितना था, यू कॉस थीटा इंटू टी। y इक्वल टू क्या था, यू वाई टी माइनस या प्लस 1/2 ए वाई टी स्क्वायर। तो यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, इस तरह का, यू कॉस थीटा टी यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो x का जो वैल्यू यहाँ से अगर आप देखेंगे तो x का वैल्यू कितना जाएगा, x इक्वल टू यू कॉस थीटा टी तो था ही, ये नहीं, t इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से, x अपॉन यू कॉस थीटा, ये चीज़। अब आपको उठाकर इसमें आपको पुट करना है इसको, x इक्वल टू यू कॉस थीटा। तो व्हाट विल यू गेट, यू विल गेट y इक्वल टू यू साइन थीटा t के जगह पे x बाई यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी, टी के जगह पे x यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इस तरह का बच्चों। सिंपली उठाकर यहाँ पर पुट कर दिया, तो यू साइन थीटा, तो यू विल कैंसिल, और साइन थीटा बाई कॉस थीटा विल टैन थीटा हो जाएगा, x टैन थीटा माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर, जी विल ऑफ कोर्स विल देयर यू स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा, इस तरह का। तो इसको साफ साफ जरा लिखूं, तो y इक्वल टू, इज विजिबल, यस, y इक्वल टू एक्स टैन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर ओवर 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये ऐसा होगा, y इक्वल टू एक्स टैन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप इसमें देख पा रहे होंगे एक इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी है। तो इसमें क्या होता है, क्या होगा कि जैसे पार्टिकल यहाँ से अगर आप थ्रो कर रहे हैं, तो सपोज आपको x का लोकेशन कहीं पता है, तो आप डायरेक्टली आप y इसमें से फाइंड आउट कर सकते हैं, या y का लोकेशन पता है तो x का उसमें कर सकते हैं। तो ये काफ़ी आपको हेल्प करता है डायरेक्ट इक्वेशन निकालने के लिए। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसमें एक और आपको चीज़ दिखा देता हूँ कि y इक्वल टू टैन थीटा, इस तो थीटा विल बी कांस्टेंट क्योंकि वो क्वेश्चन का पार्ट है, तो इसको लेट कर सकते हैं एस एक्स या पी इंटू एक्स, और इसमें आप देखेंगे एक्स स्क्वायर है, तो बाकी सब जितना ये जी और कॉस स्क्वायर थीटा और ये सब जितने हैं, इसको आप क्यू एक्स स्क्वायर ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ से आप एक चीज़ आपने नोटिस किया कि y इक्वल टू पी एक्स माइनस वाई इक्वल टू पी एक्स माइनस क्यू एक्स स्क्वायर। तो इसमें आपने नोटिस ये किया कि ये इस क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, y इक्वल टू पी एक्स माइनस क्यू एक्स स्क्वायर। तो मतलब y एक तरफ है और एक्स स्क्वायर एक तरफ है। तो मैथ में आप थोड़ा बहुत पैराबोला का अगर ज्ञान आपको होगा, और नहीं ज्ञान है तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, अगर स्टार्टिंग में आप हैं तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है बच्चों, इस तरह का पैराबोलिक ऐसा। तो यहाँ भी y इक्वल टू इस तरह का है, तो इसका कर्व पाथ कैसा होगा, पैराबोलिक होगा। सो दैट इज़ वाई इस तरह का उसको पैराबोलिक को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप स्कूल वाले उसमें हैं तो उसमें प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस भी ऐसे जैसे आते हैं कि प्रूफ दैट इज़ द पैराबोलिक है, और एडवांस में तो कहेगा तो प्रूफ आता नहीं है, लेकिन हमें उसका जानकारी रखेंगे तो उससे फ़ायदा ये होगा कि इस तरह का मान लो डायरेक्ट नहीं है, लेकिन इससे मिलता जुलता कोई क्वेश्चन है और उसमें कुछ पैराबोलिक पाथ है या नहीं है, तो कोई इक्वेशन दे दिया हमें रैंडम, और उसका फिर क्या होगा, तो हम इस तरह से उसको बता सकते हैं, और एक आपको एक्स्ट्रा जानकारी भी मिल गया। ठीक है, तो y इक्वल टू एक ये हो गया। अब देखिए इसका नेक्स्ट इसका पार्ट का, तो यहाँ से इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी के बारे में आपने देखा। अब देखिए इसमें अगर नेक्स्ट मैं ऐसा करूँ कि जैसे पैराबोला थोड़ा इस तरह का, इस तरह का कुछ है, और एंगल थीटा है, और यहाँ से स्पीड इसका u है। तो आप देख रहे होंगे कि अगर मैं एग्जैक्ट मार्किंग करूं, जैसे मान लीजिए कि ऐसा, और ठीक अगर लाइन अगर शेप ले लिया जाए, 2D पिक्चर, स्ट्रेट लाइन इज देयर, हाँ कुछ ऐसा है, इस तरह का, और
यहाँ पर ऐसा और यहाँ पर ऐसा, इस तरह का अगर ऐसा है तो आप देख रहे होंगे इसका देने के पीछे का रीज़न क्या है कि पार्टिकल सपोज कहीं मान लीजिए कि ये यू पर है और यहाँ पर कुछ x1 होगा और यहाँ पर कुछ x2 होगा, यही होगा, और ये दो चीज़ ऐसा है x1 x2, तो कुछ यहाँ पर उस समय का टाइम भी होगा t1 और यहाँ पर t2, कहेंगे यस सर। तो इसमें आप देखेंगे कि जो y कोऑर्डिनेट है इसका, y यहाँ पर भी होगा, y यहाँ पर भी होगा, तो ऐसा हम कह सकते हैं, मतलब इसमें बताने के पीछे का ही रीज़न है कि सर्टेन आप सपोज वेलोसिटी से आप उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो एट सर्टेन मतलब डिस्टेंस पर वो दो टाइम पे रह सकता है क्या, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो ये सब एडवांस के जो मल्टीपल जो क्वेश्चन है उसके लिए आपको पिच तैयार करके दिया जा रहा है कि ये सब बातें उधर आपको मिलेगा या समझाने का, नहीं तो यहाँ पर मेंस में भी एक सिंगल क्वेश्चन वाले भी वहाँ भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि अगर T1 से और T2 के बीच में, तो मतलब क्या है कि इज़ पॉसिबल कि इज़ द डिफरेंट टाइम T इट हैव द सेम हाइट, तो अगर सोच के देखें तो सेम हाइट डिफरेंट टाइम, तो ग्राफ वाले में देखेंगे कि सेम टाइम पे दो डिफरेंट पोजीशन पे तो नहीं रहता है, लेकिन यहाँ पर वो है ऐसा कि अगर y है, एक बार अगर अब द फ्लाइट जब यहाँ पर एक मिड में यहाँ पर था, तो उसके ठीक पहले ये T1 है और उसके वहाँ पर उसके ठीक बाद T2 है, तो वो चीज़, तो एट उस समय उसका जो वर्टिकल डिस्टेंस होगा वो दोनों में सेम होगा। तो क्या कि इसको प्रूफ करके दिखाओ कि ये दोनों में सही में ऐसा होगा दो डिफरेंट टाइम में, या इन दोनों में रिलेशन क्या होगा इसमें, या ऐसे कह दे कि T1 प्लस T2 जो समय होगा वो इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। कैपिटल T का मतलब बच्चों टाइम ऑफ फ्लाइट, जैसे यहाँ पर तीन आए थे ना, T, R और H मैक्स, तो सबका अपना था रेंज, जिसको बोलते थे T को टाइम ऑफ फ्लाइट कहते थे। तो यहाँ पर लिख देता हूँ कि टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल होगा इस तरह का। तो इसमें देखिए अगर इक्वेशन अगर लिखें y इक्वल टू, थोड़ा और ऊपर से स्टार्ट कर लेते हैं कि स्पेस मिल जाए हमारे लिए, y इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस हाफ GT²। और आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि इसमें एक ही कॉन्सेप्ट लगता है कि जब पार्टिकल यहाँ पर हीट करता है वो टाइम ऑफ फ्लाइट वगैरह का, वो पीछे वीडियो में देखेंगे। तो जब भी x एक्सिस पे क्या होगा, y कोऑर्डिनेट विल बी 0, तो उसको आप सॉल्व करते थे, टाइम ऑफ फ्लाइट आता था। लेकिन अभी हम क्या करेंगे कि हमें प्रूफ करना है दो डिफरेंट टाइम, तो इसको इधर लेकर आओ, 1/2 GT² होगा क्या, और यहाँ पर t रहना चाहिए था, माइनस यू साइन थीटा इंटू टी प्लस वाई इक्वल टू 0, हाफ GT² माइनस यू साइन थीटा टी प्लस वाई इक्वल टू 0, इस तरह का है। तो इसमें अभी आप देख रहे होंगे तो कुछ क्वाड्रेटिक का खुशबू आ रहा है क्या, चाहे कि T² का है और T है। तो बच्चों 10th क्लास में ऐसा पढ़ा होगा सम ऑफ द रूट। तो यहाँ पर मान लीजिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसके दो रूट्स होंगे, T1 और T2 होगा, तो सम ऑफ द रूट क्या होता था, याद है, T1 प्लस T2 इक्वल टू होता था ना, यहाँ पर देखो ax², यहाँ पर फिर से लिख दे रहा हूँ, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 था। तो इसका सम ऑफ द रूट x1 प्लस x2 इक्वल टू माइनस b बाई ये होता था। तो यहाँ पर T1 प्लस T2 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, ए वाला b पार्ट है माइनस का और माइनस माइनस प्लस, और ये वाला इधर है, तो u साइन थीटा अपॉन 1/2g होगा ऐसा। तो इसको आप देखेंगे यहाँ से ये चीज़ u साइन थीटा अपॉन, तो ये कितना हो जाएगा 2u साइन थीटा अपॉन जी, ऐसा होगा क्या। तो ये क्या है 2u साइन थीटा अपॉन जी, अभी अभी देखा था इस, या पहले आपको पता होगा टाइम ऑफ फ्लाइट होता है। तो T1 प्लस T2 आपने एक शॉट में निकाल लिया, 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के दो डिफरेंट का टाइम का रहता है। तो ऐसा एक क्वेश्चन मतलब अक्सर कई बार पूछा हुआ है एडवांस में कि बताओ कि एक टाइम पर इतना होगा तो दूसरा टाइम कितना होगा। तो आपने एक भी टाइम अगर निकाल लिया तो दूसरा का टाइम ऑफ फ्लाइट करके उसको आसानी से निकाल सकते हैं। मतलब चीज़ें कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, बहुत फटाफट चुटकी बजाते ही निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको मैं ये जो मैंने दिखाया कि ये होता है, तो कहे कि ठीक है T1 प्लस T2 इक्वल टू 2u साइन थीटा हो गया, लेकिन आप कैसे प्रूफ करके दिखाएंगे कि ये T1 और T2 दोनों टाइम डिफरेंट ही है। ठीक है, ऐसा तो हो सकता है कि T/2 हो रहा होगा, ऐसा नहीं होगा। बस मैं एक क्रॉस क्वेश्चन एक रेज कर रहा हूँ कि ऐसा आपके मन में अगर होता आ रहा हो
तो उसको भी आइए समझ सकते हैं। तो इस इक्वेशन को पकड़ के लेकर आते हैं, ये वाला इक्वेशन नहीं दे रहा ना टाइम सब जगह कि अगर क्योंकि इक्वल टू वाई था और उसको इस साइड से मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर लिया। तो देखिए हमारा इक्वेशन क्या था, 1/2 GT² माइनस u साइन थीटा t प्लस वाई एस इक्वल टू 0। तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा, u साइन थीटा प्लस माइनस b² माइनस 4ac। तो u² साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4ac इंटू वाई अपॉन 2a इंटू g/2। ऐसा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यही होगा बच्चों जो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला आपने देखा था। तो यहाँ से कितना हो जाएगा u साइन थीटा, इसको थोड़ा रिलैक्स कर लेते हैं, 2 से 2 इधर कर लिया। तो u साइन थीटा प्लस माइनस u² साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gy ऐसा होगा अपॉन g। तो यहाँ पर देखिए कि अगर थोड़ा बहुत मैथ भी अगर अप्लाई किया जाए कि अगर ये चीज़ रूट के अंदर की क्वांटिटी क्या होता है उस पर तो आ ही रहे, या इसको अभी देख लो, इसको कुछ d1 और d2 या ऐसा d कह सकते हैं। तो यहाँ से आप देख रहे होंगे कि u साइन थीटा प्लस d अपॉन g, एक टाइम ऐसा मिलेगा और दूसरा टाइम क्या मिलेगा, u साइन थीटा माइनस रूट d अपॉन g। तो दोनों ये दो अलग अलग टाइम मिल रहे हैं ना यहाँ से, एक टाइम में और एक टाइम में। तो हम कह सकते हैं ना कि वो t1 t2 जो वहाँ पर था और उसका आप सम करके देखेंगे कि t1 प्लस t2 करके, तो वो एग्जैक्टली क्या होगा कि वो सेम होगा, u साइन थीटा बाई जी, दोनों तरफ g है और रूट डी कैंसिल हो जाएगा। तो आपको ऐसा मिलेगा u साइन थीटा, तो 2u साइन थीटा हो जाएगा क्या जी, ठीक है। अच्छा अब आइए लगे हाथ इसको भी देख लेते हैं कि u² साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gy है। तो रूट के अंदर की क्वांटिटी मैथ में आपने पढ़ा होगा कि रूट के अंदर की क्वांटिटी क्या होता है, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से बोल सकते हैं क्या, u² साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gy इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ऐसा। तो u² साइन स्क्वायर थीटा इज ग्रेटर देन 2gy। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, या y इज ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी इसको अगर रिवर्स अगर करेंगे इस तरफ से आएगा तो y इज़ लेस देन इक्वल टू u² साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। तो ये तो जाना पहचाना टर्म लग रहा होगा कि y मिनिमम, मतलब कि इस तरह का अगर जब होगा मतलब उस पर कंडीशन लेकर आए तो यहाँ से हम क्या ला सकते हैं, h मैक्स। ये आपको यही था ना, u² साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g ये था। तो देखिए यहाँ पर इसके पीछे का बताने का मकसद ही यही था, इसको समझने का कि भाई हमें जो मतलब कि जो इक्वेशन ऑफ मोशन है तो उससे हम चीज़ें को और कैसे उसको दूसरा मेथड देख सकते हैं, मतलब एनालिटिकल ट्रीटमेंट देख सकते हैं कि मैथ का वहाँ पर क्या यूज़ है। देखो फिजिक्स में क्या होता है कि जब मैथ जाकर मिक्स होता है तभी जाकर उसमें ज़बरदस्त क्वेश्चन उसका बनता है, और जहाँ पर लोग अक्सर परेशान रहते हैं। तो वो चीज़ आपको एक यहाँ पर एक ग्लिम्स दिखाया कि ऐसा कि ये सब चीज़ें भी ऐसे भी सोच सकते हैं। पहले तक आपको क्या था कि उसमें आपको लाइव मतलब कि थोड़ा आराम से बताया गया, या मतलब बच्चों वाले स्टाइल में बताया गया कि देखो इतना होता है ऐसे होता है। इसको हमने पूरा मैथमेटिकली एक्सप्रेस किया कि प्रोजेक्टाइल मोशन में कि उसका सम ऑफ द टाइम अगर दो डिफरेंट टाइम पर अगर है तो टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल होता है, या पॉसिबल ये है क्या कि दोनों टाइम दो डिफरेंट टाइम पर सेम हाइट को अचीव करे, तो यस पॉसिबल है, तो वो आपको दिखाया गया। दूसरा कि अगर उस पर अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया और उसमें अगर हमने रूट के अंदर पर कंडीशन लगाया कि मिनिमम इतना, तो मतलब रूट के अंदर की क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो उस पर आपको बताया गया कि ये u² साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gy इज ग्रेटर देन होगा, तो वहाँ से y का वैल्यू निकल कर आया, दिस इज कॉल्ड h मैक्स। ठीक है, एक तो ये हो गया और ये दोनों बातें हो गए। फिर उसमें अच्छा इसमें में एक और आपको ऐसा भी प्रूफ करने को देख सकते हैं कि जैसे कि सम ऑफ द रूट तो चलो ये ठीक है, 2u साइन थीटा बाई जी आ गया। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में तो कंडीशन एक ये भी मिल सकता है ना कि t1 इंटू टी2 क्या होगा। तो
यहाँ से जैसे कि x1 प्लस एक्स टू इक्वल टू माइनस वी बाई ए होता है, तो x1 x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, c बाई ए। तो यहाँ से अगर t1 t2 का वैल्यू देखेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, y बाई क्या होता है, c बाई ए। तो ये y कांस्टेंट वाला टर्म में है, तो y अपॉन g बाई टू, तो यहाँ से कितना हो गया 2y ओवर g, इसका प्रोडक्ट ऑफ द 2y बाई जी ये निकल कर आया। तो एक अलग तरह से आपने एक इसका ट्रीटमेंट देखा कि इसको हम ऐसा भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो था हमारा, मतलब यहाँ से एक बार आपको स्टार्टिंग से बता दे रहा हूँ कि हुआ क्या ये चीज़ें, और इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी आपको प्रूफ करके दिखाया कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। फिर उसके बाद इसको बताया गया, और फिर ठीक है। तो अब हम लोग, तो ये स्टोरी था। तो ये चीज़ें मतलब कि ये बेसिक है, इसको आप दिमाग में रखिए। इसको ना हो तो कम से कम 2-3 बार देखो, इसको पॉज करके समझो, राइट डाउन करिए। तो इस वीडियो को कम से कम 2-3 बार देखिए, तो आपका लगभग जितना प्रोजेक्टाइल पर जितना क्वेश्चन वो बन सकते हैं, तो आपका कॉन्सेप्ट काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बाकी आइए और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस लेते हैं। थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करेंगे, धीरे 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 धीरे, और उसका लेवल रेज करते जाएंगे। तो आ जाइए एक क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल मोशन पे लिया जाए। कह रहा है कि प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड विद द इनिशियल स्पीड u एंड एट एलिवेशन थीटा टू हॉरिजॉन्टल। कि प्रोजेक्टाइल को थ्रोन कर रहा है फ्रॉम द ग्राउंड से इस तरह से, ठीक, विथ स्पीड u। तो उसमें कह रहा है कि टू द हॉरिजॉन्टल फाइंड द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल व्हेन द रीचेस टू द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द ट्रैजेक्टरी। तो टॉप मोस्ट पॉइंट बच्चों क्या होता था, यहाँ पर ये जब यहाँ पर ये पहुँच जाए तो उसमें चेंज इन मोमेंटम बताइए। मोमेंटम तो ऐसे आपको बताया नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत तो ज्ञान होगा आपको। मोमेंटम इज मास इंटू वेलोसिटी, ऐसा होता है, p इक्वल टू सिंपल मास इंटू वेलोसिटी। और ये वेक्टर क्वांटिटी है तो ये भी वेक्टर क्वांटिटी होगा, मतलब इसका भी 2 px एंड py होगा, क्योंकि 2 डायमेंशन है। तो जब इस हाईएस्ट पॉइंट पर ये आ रहे हैं तो उस समय उसका चेंज इन मोमेंटम क्या होगा। तो मैंने आपको बच्चों बताया था कि वेलोसिटी का जो x कंपोनेंट होता है कभी चेंज नहीं करता है। वेलोसिटी का x कंपोनेंट रिमेन सेम होता है, क्योंकि वहाँ पर x होता ही नहीं है, क्योंकि v इक्वल टू प्लस एट होता है। तो वेलोसिटी का x कंपोनेंट अगर यहाँ से देखें ux, तो कितना हो जाएगा u cos थीटा, और वेलोसिटी का y कंपोनेंट कितना होगा u sin थीटा, ऐसा इस तरह का। तो हाईएस्ट पॉइंट पर जब देखेंगे तो यहाँ तो वेलोसिटी का केवल x कंपोनेंट रहेगा, वो होगा u cos थीटा, वो रिमेन सेम रहेगा u cos थीटा। और वेलोसिटी का जो y कंपोनेंट यहाँ पर होगा इज जीरो। क्यों जीरो, क्योंकि आपको बताया था कि एंगल जाते 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 जाते, या मतलब कि आप जैसे कि किसी भी पार्टिकल को जब अपवर्ड मोशन फ्री फॉल में आप देखते थे तो मैक्सिमम हाइट कब होता था, जब पार्टिकल कहीं पर जाकर रुक जाए। तो वर्टिकल वेलोसिटी जब जाकर रुक जाए तो वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगा, वहाँ पर शून्य हो जाएगा। तो ये चीज़ वी वाई जीरो होता है। तो ये याद रखिएगा, टॉप मोस्ट पॉइंट पर वर्टिकल वेलोसिटी उस पार्टिकल का शून्य होता है, और केवल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है, मतलब एरो मैं ऐसे दिखाया हूँ लेकिन एक्चुअल में ऐसा है बच्चों, उससे कंफ्यूज मत होना। ये वी एक्स है और ये वी वाई है, ये बस बताया गया था आपको कि वी एक्स का वो वैल्यू है, तो उससे और इतना ही रहेगा। तो अगर मोमेंटम चेंज की बात करें, दो ले लेते हैं, चेंज इन मोमेंटम। तो अगर x में देखें कि x में क्या हुआ, तो यहाँ से क्या होगा p फाइनल माइनस p इनिशियल। तो इन p फाइनल मोमेंटम क्या होगा, मास इनटू स्पीड, ये mu cos थीटा, माइनस p इनिशियल कितना है, वो भी सेम ही है, तो mu cos थीटा, तो ये कितना हो गया शून्य। तो मोमेंटम चेंज इन द x एक्सिस ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन विल बी जीरो, नो चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम चेंज इन y एक्सिस देखिए पी वाई, तो यहाँ भी क्या होगा p फाइनल माइनस p इनिशियल, मोमेंटम का यही होगा। तो यहाँ पर अगर इसको ले तो y p फाइनल में, ये तो मास इंटू कोई वेलोसिटी ही नहीं था, वही बार बार बता रहा था ना कि फाइनल वेलोसिटी क्या है शून्य, हाईएस्ट पॉइंट पे के लिए पूछा है। तो फिर p इनिशियल कितना होगा m इंटू u साइन थीटा,
ऐसा। तो मोमेंटम क्या निकल कर आया, माइनस एम यू साइन थीटा पी वाई के लिए। तो ओवरऑल जो मोमेंटम चेंज देखेंगे तो एक्स में तो है नहीं, तो ओवरऑल मोमेंटम जो देखेंगे डेल्टा पी, तो खाली यही आएगा फाइनल माइनस इनिशियल, तो यानी माइनस एम यू साइन थीटा, और इसका मैग्नीट्यूड ले लें तो कितना निकल कर आएगा, एम यू साइन थीटा। क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी में निगेटिव साइन का मतलब ये नहीं है कि निगेटिव उसका मैग्नीट्यूड है, वो डायरेक्शन से मतलब है उसका होता है, ठीक है। तो एम यू साइन थीटा इसका चेंज इन मैग्नीट्यूड हुआ। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, इसमें ये बताने की कोशिश की, आपको चेंज इन मोमेंटम का एक अलग से ज्ञान भी ले लिया, बता दिया। और इसमें आपको ये बताने की कोशिश किया कि हाउ टू चेंज इन द वेरिएशन इन द वेलोसिटीज़ कि व्हेन पार्टिकल इज थ्रो, सो इनिशियल स्पीड विल बी यू कॉस थीटा और उसका वर्टिकल कंपोनेंट इज विल बी जीरो, ऐसा। तो कैसे उसका वेलोसिटी में वेरिएशन होता है, तो उसका ये इस क्वेश्चन में आपको बताया गया। तो आप इसको चाहें तो राइट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद द सेम वेलोसिटी ऑफ द टू डिफरेंट एंगल कवर द सेम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आर इफ TF1 and TF2 are the two times of flight, prove that R is equal to 1/2 GTF1 GTF2, ऐसा है। तो इस तरह का है, एक ऐसा है और दूसरा एक ऐसा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो ज़्यादा उड़ान भरा, ये मान लीजिए कि वाई एक्सिस है और ये आपका एक्स एक्सिस है, तो ज़्यादा उड़ान भरा तो उसका टाइम कितना होगा, TF2 होगा, और यहाँ से TF1 होगा, यही होगा। और आपको ऐसा क्वेश्चन मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था, पिछले वाले लेक्चर में, कि ये तभी पॉसिबल है, उसमें प्रूफ करके दिखाया था कि ये तभी पॉसिबल है कि जब एक को आप थीटा पर आप थ्रो करते हैं और दूसरे को जब आप 90 माइनस थीटा पर थ्रो करते हैं, तभी ऐसा दिखाता है टाइम ऑफ फ्लाइट, कि वो मतलब कि सेम रेंज पर होता है। वहाँ पर ये बताया गया था कि अगर एक पार्टिकल को अगर थीटा पर फेंकिए और दूसरे को 90 माइनस थीटा पर फेंकिए, तो दोनों का रेंज क्या कवर करेगा, सेम रेंज कवर करेगा, ये कॉन्सेप्ट बताया था, ठीक है। अब आइए, अगर टाइम ऑफ फ्लाइट अगर फर्स्ट के लिए देखा जाए, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या था, 2u साइन थीटा बाई जी, यही था। तो यहाँ पर 2u साइन थीटा बाई जी। टाइम ऑफ फ्लाइट का सेकेंड वाला अगर देखें तो 2u साइन बोलिए π/2 माइनस थीटा, और π/2 माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा इस क्या, यस कॉस थीटा। तो कितना हो जाएगा, 2u कॉस थीटा ओवर जी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट, तो ये आपको मिला सेकंड के लिए, TF1 2u साइन थीटा, TF2 2u कॉस थीटा बाई जी। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो क्या होगा, चलिए नेक्स्ट पेज पे बता देता हूँ। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दें, TF1 इंटू TF2 इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी और 2u कॉस थीटा बाई जी, ऐसा। तो कितना हो जाएगा, उसमें क्या कर सकते हैं कि उसमें हमें अल्टीमेटली प्रूफ क्या करना है, प्रूफ तो हमें ये लाना है ना, आर रेंज इक्वल टू, ए आर का मतलब यहाँ पर रेंज होता है, और रेंज का जो वैल्यू होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो हम क्या करें कि इस 2 को यहीं पे छोड़, एक 2 को ऐसा छोड़ देते हैं और इसको यू स्क्वायर और इनको ऐसा लिख लें क्लब करके, 2 साइन थीटा कॉस थीटा ओवर जी स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं क्या, या आप ऐसा और कर सकते हो कि जी को और बाहर निकाल दो, ऐसा। तो ये तो 2 बाई जी इक्वल टू यू स्क्वायर, और ये टिग्नोमेट्री का फॉर्मूला होता है ना, इसको क्या बोलते हैं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा को साइन 2 थीटा, ऐसा। तो ये कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। सो दिस इज कॉल्ड आवर रेंज, यही रेंज है। अगर ये रेंज है तो फिर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, 2
आर बाई जी, इस तरह का 2/g यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी की जगह पे रेंज है तो 2r/g हो गया, और इक्वल टू ये तो चल ही रहा है TF1 TF2। तो उधर r को अगर जब भेजेंगे यहाँ से, ये तो बेसिक मतलब हो जाएगा कि अगर r को उधर आप भेजेंगे या इस तरफ में, तो g/2 आ जाएगा, और TF1 TF2 है, तो सिंपल सा हो गया। तो बच्चे समझ में आया आपको, TF1 F2 इक्वल टू 2/g इंटू आर, और r इक्वल टू g/2 TF1 F2। ठीक है बच्चों, तो ये बात आपको समझ में आया होगा। तो सिंपल था, इसमें भी आपको फार्मूला को यूज़ कराना सिखाया या रिजल्ट को यूज़ करना सिखाया, कि अगर आप 90 और 90 माइनस थीटा पर, इस कॉन्सेप्ट को सिखाने के लिए बताया कि जब इस एंगल पर अगर थीटा पर और 90 माइनस थीटा पर अगर कोई बॉडी को आप प्रोजेक्ट करते हैं, इट विल बी कवर द सेम रेंज, और इसी का ये फ़ायदा यहाँ पर मिला इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में यहाँ पर। तो इसको आप राइट डाउन कर लीजिए, और इसको अब कर लीजिए पॉज करके। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि बॉडीज थ्रो द स्टोन विथ स्पीड v0 10 मीटर पर सेकेंड एट एंगल ऑफ थीटा 30 डिग्री टू द हॉरिजेंटल। फाइंड द पोजीशन ऑफ द स्टोन विथ रिस्पेक्ट टू द पॉइंट प्रोजेक्शन जस्ट आफ्टर द टाइम 2 इक्वल टू 1/2 सेकेंड। तो इसमें क्या बोला बच्चों, कीवर्ड क्या है कि फाइंड द पोजीशन। तो पोजीशन का मतलब फाइंड द पोजीशन दिस थिंग, इस पोजीशन का मतलब कि आपका लोकेशन पूछा जा रहा है, कि मतलब कि एक्स और वाई एक्सिस में कहाँ पर है, मतलब कुछ ऐसा, और पार्टिकल को कुछ ऐसा यहाँ पर। तो मान लीजिए कि हाफ सेकेंड पर समवेयर आप यहाँ पर होंगे, तो यहाँ पर और ऐसे, मतलब कि आप एक्स कोऑर्डिनेट, मतलब कि आप एक्स में कितना है और वाई में कितना है, 0, एक्स वाई। तो इसको हम पोजीशन को आर को, जो पीछे हमने सीख रखा था मोशन इन वन डायमेंशन या वेक्टर में, एक्स आई प्लस वाई जे ऐसा लिख सकते हैं क्या, इस तरह से, और हमें एक्स और वाई का वैल्यू पता चल जाए। तो वहाँ पर क्या बोले हुए हैं कि 10 मीटर पर सेकेंड से इसको थ्रो किया है एट एंगल ऑफ 60 डिग्री 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से अगर बना लें Vx इक्वल टू 10 cos 30, तो कितना हो गया 5√3 मीटर पर सेकेंड। Vy इक्वल टू 10 sin 30, तो कितना हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड, इस तरह का। तो Vx एंड Vy आ गया। तो ठीक है, तो अब हमें जो भी चाहिए, जैसे x चाहिए था, तो x के लिए कितना क्या हो जाता है, ऐसे Vx Vy नहीं Ux और Uy लिखते हैं, मतलब नोटेशन जो उसका इनिशियल के लिए होता है। तो यहाँ पर कितना होगा Ux इंटू टी, क्योंकि उधर Ax तो है नहीं, 0 हो जाता है, और टाइम कितना दे रखा है बच्चों, हाफ सेकेंड ये। तो यहाँ से Ux का वैल्यू 5√3 इंटू 1/2, तो कितना हो जाएगा 5/2√3 मीटर। सिमिलरली अगर y को अगर निकाला जाए, यहाँ पे स्पेस नहीं है तो यहाँ लिख दे रहा हूँ UIT प्लस 1/2 AY टी स्क्वायर, इस तरह का। तो UY का वैल्यू कितना है, UY का वैल्यू 5, और टाइम कितना है हाफ, माइनस 1/2 G 10 इंटू 2 स्क्वायर। एक 2 से 2 कैंसिल हुआ, और 2 से 2 कैंसिल हुआ। वहाँ पर y का वैल्यू कितना है, हाफ है ना, वही कहें कि ज़्यादा निगेटिव में कैसे आ रहा है। तो g इंटू 1/2 का स्क्वायर, हाँ अब सही है। तो यहाँ से देखेंगे 5/2 का मतलब हो जाएगा 5/2 ही लिख लेते हैं ऐसा, और वहाँ से आप देखेंगे तो 10/8 हो रहा होगा बच्चों, क्योंकि 2 2 4 होगा और 2, तो 10 8 हो जाएगा, और 10/8 कितना हो जाएगा 1.25, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। और 5/2 का मतलब 2.5, तो 125 2 250 होता है, तो कितना आया 1.25 मीटर। तो ये आपका आया।
तो फाइनली हम कह सकते हैं कि जो हमें पोजीशन जो पूछा था ऐसा, तो x के जगह पे 5/2√3 i प्लस और दूसरा कितना हो जाएगा 1.2j ऐसा। तो इसका अगर मैग्नीट्यूड अगर मान लीजिए कि अगर पूछता भी कि बताओ इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन अभी एक और रखा हूँ कि जिसमें डिस्प्लेसमेंट वगैरह वो पूछ रहा है, तो वो भी काफ़ी अच्छा है। तो अगर पोजीशन का अगर लोकेशन है तो आप x और y कोऑर्डिनेट भी लिख कर छोड़ सकते हैं, तो ये हुआ। और नहीं तो आप बोल सकते हैं डिस्टेंस उसका मैग्नीट्यूड निकाल कर कि ओरिजिन से इतना पर होगा। तो डिपेंड करता है कि ऑप्शन में वो कैसा आपको रहेगा, कि मतलब इस तरह का पोजीशन का लोकेशन है, या ऐसा उसमें मल्टीपल चॉइस में कर दे कि x कोऑर्डिनेट उसका 5/2√3 कवर कर रहा होगा और y कोऑर्डिनेट में 1.25 मीटर कवर कर रहा होगा, या उसका मैग्नीट्यूड सेकंड ऑप्शन थर्ड ऑप्शन, तो उसमें आपको मिल सकता है। तो फिलहाल के लिए आप इसको यही मानिए, यही करेक्ट है, क्योंकि क्वेश्चन जैसा पूछा है उसका आंसर उसी तरह का है। अगर वो रहता तो अलग अलग उसका मैग्नीट्यूड बताते। ठीक है, तो ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन था, इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। देखिए एक और बेसिक क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है कि पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद द वेलोसिटी v0 100 मीटर पर सेकंड एट एंगल ऑफ थीटा 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल आफ्टर द 2 सेकंड। फिर एंगल बिटवीन द इनिशियल वेलोसिटी एंड वेलोसिटी आफ्टर द 2 सेकंड। तो इसमें आपको वेक्टर का एक फ्लेवर आएगा, मतलब उसको चेक करेंगे। मैक्सिमम हाइट रीच बाई द प्रोजेक्टाइल और हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल एंड टाइम ऑफ लाइट। ये तीन तो बहुत ही बेसिक है, बहुत ही बेसिक है। आप चाहो तो इसको पॉज करके इस क्वेश्चन को, इस तीन वाले को तो ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सिंपल गेटिंग पुटिंग है। अब जो भी फार्मूला देखेंगे तो वो फार्मूला को रिवाइज कराना चाह रहा है। इसमें मज़ा ये इसमें है और इसमें है। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर अलग से बना लेते हैं। ऐसा है, एंगल थीटा 60 डिग्री था और इसको 10 मीटर पर सेकेंड 30 डिग्री है और 100 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, 100 मीटर पर सेकेंड और यहाँ से इसको 30 डिग्री ऐसा है बच्चों। तो हमसे पूछा गया कि आफ्टर 2 सेकंड के बाद उसका वेलोसिटी क्या होगा। तो 2 सेकंड के बाद मान लीजिए कहीं यहाँ पर होगा, तो वेलोसिटी का x कंपोनेंट ऐसे होगा और वेलोसिटी का y कंपोनेंट तब तक इस तरह का होगा। देखते हैं पॉजिटिव है, नेगेटिव है या नहीं भी है, क्योंकि स्पीड बहुत उसका ज़्यादा है 100 मीटर पर सेकेंड। तो हो सकता है कि वो ज़्यादा इधर ही हो या कहीं और हो, तो उसके साइन से पता चलेगा। क्योंकि आपको कैसे पता चल रहा है, आप ये सोच रहे हैं कि इधर हो या उधर हो। देखिए इसको अगर हम इसका x कंपोनेंट और y कंपोनेंट वही सब काम करेंगे, तो वेलोसिटी का x कंपोनेंट और वेलोसिटी का y कंपोनेंट ये दो निकाल लेते हैं। तो कितना हो जाएगा 100 cos 30, तो कितना हो जाएगा 50√3 100 sin 30, तो कितना हो जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से 50√3 मीटर पर सेकेंड। ऐसा ux और uy ऐसा दो हुआ। तो जैसा हम जानते हैं कि वेलोसिटी का x कंपोनेंट तो चेंज होता नहीं है, तो ux इक्वल टू vx, ये पार्ट तो ऐसे ही आ गया पहला वाला। मतलब हमें vx निकालना था और फिर उसके बाद रिजल्टेंट निकालते। मतलब हमें जो वेलोसिटी पूछा है ना आफ्टर 2 सेकंड के बाद, तो v इक्वल टू हम ये करने वाले थे फाइनल का और इसका। तो उसी के लिए vx को पहले निकाला, तो vx का वैल्यू ऐसा आ गया। अब vy के लिए देखिए, तो उसमें कितना होगा, वी वाई का अगर वैल्यू निकालें तो वी वाई इक्वल टू क्या होगा यू वाई प्लस ए वाई टी। तो वी वाई, हाँ नेगेटिव नहीं होगा। वी वाई का वैल्यू कितना था, सॉरी यू वाई का वैल्यू कितना था 50 और ए वाई का वैल्यू कितना है -10 और कितने सेकंड के बाद 2 सेकंड के बाद। तो कितना हो गया 30 मीटर पर सेकंड ऐसा। तो बस, तो वेलोसिटी आफ्टर द 2 सेकंड के बाद कितना हो जाएगा 50√3 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर
तो 50 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों 2500 और √3 का वैल्यू कितना हो गया 3, तो 7500, 330 का 900, तो कितना आ जाएगा 8400 मीटर पर सेकेंड। कहते सर 81 होता तो कितना अच्छा होता 8100, तो डायरेक्टली वो 90 हो जाता, लेकिन थोड़ा ज़्यादा है तो हम भी थोड़ा ज़्यादा कर दे रहे हैं। तो ऑलमोस्ट आप कैलकुलेट करिएगा तो 92 मीटर पर सेकेंड होगा। 90.1 समथिंग होता है, तो उसको राउंड ऑफ करके 91.65 मेरे ख्याल से आता है, अगर चेक करेंगे तो अभी इसका 92 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो हमने इसका वेलोसिटी का ये निकाल लिया। तो 2 सेकंड के बाद या 3 सेकंड के बाद क्या हो, मतलब कैसे होगा, तो ये आपने सीखा इसको, तो ये बात समझ में आया होगा आपको। ठीक है, तो राइट डाउन कर लीजिए। अब देखिए इसके बाद इसमें क्या करा कि एंगल बिटवीन द इनिशियल वेलोसिटी एंड द वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी एंड वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकंड, जो अभी हमने वेलोसिटी निकाला आफ्टर 2 सेकंड के बाद, उन दोनों के बीच का एंगल चाहिए। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं क्या, वेलोसिटी आफ्टर द 2 सेकंड के बाद, मतलब इसको v को यहाँ पे, जैसे कि ये दोनों थे ना 30 मीटर पर सेकंड और 50√3, इन दोनों को तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, v इक्वल टू 50√3i प्लस 30j, ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना वेक्टर के फॉर्म में। x में जो रहता है उसको i से रिप्रेजेंट कर देते हैं और जो y में रहता है उसको j से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी का तो यहाँ पर है ही है, ये वाला 50√3 और 50, तो ऐसा लिख लेते हैं कि इनिशियल जो था u इक्वल टू 50√3i, जो उसको रिजॉल्व किया था सिंपल वही लेना है, 50j, और फाइनल कितना आया था आफ्टर 2 सेकंड के बाद, या तो इसको लिख देता हूँ कि आफ्टर 2 सेकंड, तो ये वेलोसिटी होगा। वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट तो चेंज करता नहीं है, तो एज इट इज़ रहेगा। और इसको जब पीछे सॉल्व किया था तो 30j था, ये वाला, ये था 30 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ऐसा। तो इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है बच्चों। तो आपको वेक्टर में सिखाया गया था ना कि अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है तो हमेशा मैं आपको एडवाइस देता था कि आप वहाँ पर जाइए कॉस के साथ या डॉट प्रोडक्ट के साथ निकालिए। जैसे कि ये चीज़ था कि a डॉट b होता था, तो यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ b कॉस थीटा, तो यहाँ से कॉस थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो a डॉट b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो बस इस पर आपको टूट पड़ना है कि अब डॉट प्रोडक्ट ही निकालना है। तो सबसे पहले u डॉट v अगर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 50-50, यहाँ से देखा था तो कितना हो जाएगा 7500 तो होता ही है, और यहाँ से अगर देखेंगे तो 50 इंटू 30 इस 1500, तो कितना हो जाएगा 9000 इसका। और तो कॉस थीटा का जो वैल्यू होगा तो u डॉट v मैग्नीट्यूड ऑफ u मैग्नीट्यूड ऑफ v, तो यहाँ से 9000 तो हो ही गया, मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल निकालेंगे तो 100 ही आने वाला है क्योंकि ओरिजिनली वो तो 100 ही था। और अभी अभी जो निकाले थे मैग्नीट्यूड ऑफ v, उसका वैल्यू 92 के आसपास था, तो 2020 तो ऐसे ही निकल कर आ गया। तो कॉस थीटा का वैल्यू 90/92, तो बहुत ही क्लोज है 90/92, मतलब 1 के बहुत क्लोज है, 0.999 इस तरह का मिलेगा या 0.9 समथिंग। तो जब वैल्यू कॉस का वैल्यू 1 होता है तो समय एंगल कितना होता है बच्चों, 0 डिग्री, कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, तो 90/92 का वैल्यू कितना होगा, और थोड़ा सा मतलब 1 से कम है तो मान लो 10 डिग्री। तो जब थीटा का प्रॉपर जाकर निकालेंगे, नहीं तो अब थीटा का तो यहाँ भी बताने के लिए फ्री हैं, कॉस इनवर्स 90/92। तो जेई एडवांस वाले काफ़ी दयालु लोग होते हैं, आपको इस तरह का कुछ मतलब कि इस तरह के धर्म संकट में नहीं डालेंगे कि इसका एग्जैक्ट वैल्यू गेस करो, या तो ऐसे दे देंगे या पहले ही आपको बताया रहेगा। तो इसका आप जब सॉल्व करेंगे तो इसका ऑलमोस्ट 10 डिग्री आता है। ठीक है, तो ये आपने सीखा कि दोनों के बीच में उस समय का क्या होता है। इससे क्या होगा कि आपको ये बेसिक क्वेश्चन है, तो इसका सो कि यूज़ कहाँ पर होगा, तो छोटे छोटे क्वेश्चन में इसका यूज़ होगा। ठीक है, जैसे 5 पार्ट नहीं है, केवल एक ही पार्ट पूछ दिया कि 1 सेकंड के बाद बताइए, तो उस तरफ में हमें समझने के लिए आसानी होगा। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए इस वाले को। तो इसमें था ही नहीं कुछ, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर आपने इसके फर्स्ट पार्ट में निकाला था, उसको वेक्टर के फॉर्म में लिखा, इनिशियल वाले को वेक्टर के फॉर्म में लिखा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट का एक टेस्ट ले लिया। तो दूसरी भाषा में कहे तो डॉट प्रोडक्ट का एक क्वेश्चन एक मिल गया।
देखो इसके बाद इसके पहले वाला, इसको तो आप बच्चे सॉल्व करो खुद से ही, ए मैक्सिमम हाइट, हॉरिजेंटल रेंज और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। मैं आपको हेल्प कर देता हूँ इसमें कि जो बच्चे मतलब हैं उनको टिप पर है तो पहले ही निकाल लिए होंगे मैक्सिमम हाइट वाले, तो उनको जिनको याद नहीं है उनको मैं एडवाइस कर रहा हूँ कि आप फार्मूले को राइट डाउन करिए और फिर उसको कोशिश करिए तो एकदम से बन जाएगा, और फिर उसके बाद आंसर चेक करिएगा। तो डेटा उठा लो और इसको फिर वो रेंज मतलब एच मैक्स और हॉरिजेंटल रेंज और यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट, इन सबों को कैलकुलेट करिए। ये लीजिए, हट जाता हूँ, इसको लिख लीजिए और पॉज कर लीजिए। अब इसके बाद देखिए, अब देखिए तो इसका मैक्सिमम हाइट का जो फार्मूला होता था, अच्छा क्योंकि सर फार्मूला तो बताया नहीं, अच्छा चलो ठीक है, एच मैक्स इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g ऐसा होता है। और चलो रेंज का भी लिख देता हूँ, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी होता है, और टी इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी, ऐसा करता हूँ। ये तीन चीज़ें यहाँ से निकल कर आएगा, ये तीन चीज़ें आपसे पूछा है तो एक एक करके देखो। अच्छा पॉज मोड में हो तो अभी ठीक है, राइट डाउन कर लीजिए इसको और पॉज मोड में आ जाइए, और पॉज मोड में आने के बाद इसको सॉल्व करिए। तो 2 सेकंड का मैं आपको पॉज देता हूँ। ठीक है बच्चों, अब देखो इसको, तो सबसे पहले एच मैक्स से ही स्टार्ट करते हैं। तो यू स्क्वायर का वैल्यू 100 इंटू 100 साइन थीटा, साइन थीटा साइन 30 डिग्री, साइन 30 कितना होता है हाफ, तो 1/2 का स्क्वायर ऐसा अपॉन 2g, ओके जी का वैल्यू 10, तो 0 0 यहाँ से गया, और वहाँ से 1/4 8, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 8, और यहाँ से 1000, तो 1000/8 कितना हो जाता है 125 मीटर। तो चलो ये तो इसका कैलकुलेशन आसान था। तो एच मैक्स ऐसे निकाल लिए होंगे, आप लोग का भी आया होगा, जितने का भी आया होगा उसको कमेंट सेक्शन में बोलिएगा यस सर आया। उससे क्या होगा बच्चों कि आपको भी इस प्रोसेस में एक लर्निंग मिलेगा, जैसे मोनोटोनस जैसा अगर होगा तो मुझे भी देखने के बाद उसमें मज़ा आएगा कि अच्छा ठीक है बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, तो थोड़ा और मेहनत किया जाए आप लोगों पर। तो आप उसको जिनका आंसर आता है वो अपना मैसेज बॉक्स में टाइप करके भेज सकते हैं। देखिए दूसरा हॉरिजेंटल रेंज, तो आर इक्वल टू कितना होता था यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा, तो 1000 या 100 इंटू 100 कर लेते हैं, पूरे सम्मान के साथ इनको देता हूँ, मतलब इनको भी रिस्पेक्ट पे करते हैं। फिर उसके बाद साइन 2 थीटा, थीटा का वैल्यू कितना था 30 डिग्री, तो यहाँ पर साइन 2 थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा साइन 60, तो साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2, और अपॉन इसका जी से डिवाइड कर दे 10 ऐसा, तो ये कितना हो गया 5, तो कितना हो गया 500√3। तो देखो इसको आसान करने का एक ये तरीका है कि आप इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए, तो √3/2 का वैल्यू आप देखेंगे तो 0.865 आएगा, और 500 मतलब कि ऐसा 0.865 आया, और 500 इंटू 2 किया तो कितना हो गया 1000, तो एग्जैक्टली आ गया 865 मीटर। तो इस तरह का आप कलाकारी दिखा सकते हैं या कैलकुलेशन करने के लिए, क्योंकि कैलकुलेशन कभी समझाया नहीं जाता है, कैलकुलेशन आप ही को करना है एग्जाम में। तो आप ये सब मतलब कैलकुलेशन मुझे करते हुए देखते हुए आप यहाँ से कुछ ऐसा अपने आप को भी ला सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, एक तो रेंज आ गया और दूसरा आपका एच मैक्स आ गया। अब 5th पार्ट में चलते हैं, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट टी इक्वल टू 2u साइन थीटा, तो u का वैल्यू इज़ अगेन 100, साइन थीटा का वैल्यू इज़ हाफ, g का वैल्यू इज़ 10, तो 0 से 0 कैंसिल हुआ, तो u साइन थीटा बाई g, तो और 2 से 2 कैंसिल हुआ तो कितना आ गया 10 सेकेंड, तो आंसर इज 10 सेकेंड। तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। तो जैसे मैंने बोला था कि इसके बाकी के 3, 4, 5 वाला जो पार्ट है वो आसान है, तो इसमें आपको बस एक ब्रश अप करने के लिए दिया था कि ठीक है कि ऐसा भी होता है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए द पोजिशन ऑफ द पार्टिकुलर टी इक्वल टू 0 इज दिस मीन्स -1 2 (-1 इनिशियल पोजिशन है उसका।
और कह रहा है कि इट स्टार्ट मूविंग विद द इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 3i प्लस 4j एंड विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन माइनस 4i प्लस 3j फाइंड द फाइनल पोजीशन एंड द मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर द 4 सेकेंड। तो मैंने बोला था ना कि एक क्वेश्चन अभी आगे है, तो वही वाला एक क्वेश्चन है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t इक्वल टू दिस एंड मूविंग विद द इनिशियल वेलोसिटी दिस एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दिस। तो इसको एक आपको मॉडिफाई कर देता हूँ कि जैसे कि जो एक चीज़ बस आपको एक कॉन्सेप्ट वाइज और सीखना है कि y इक्वल टू वाई नॉट, एक कब सभी के लिए काम करेगा ये चीज़, y इक्वल टू वाई नॉट प्लस यू आई टी प्लस ए वाई हाफ ए वाई टी स्क्वायर। मतलब कि ऑलरेडी कोई y नॉट पर अगर है, मतलब कि कोई सर्टेन हाइट पर है, अभी जैसे कि ये तो सिंपल हम लोग एंगुलर प्रोजेक्टाइल कर रहे हैं ना कि ग्राउंड से आपको अगर फेंका जा रहा है और इस तरह का हो रहा है, मान लीजिए कि तब क्या होगा कि जब इस तरह का कोई पार्टिकल हो और सर्टेन हाइट से इसको प्रोजेक्ट करे, देन तब उस केस में तो ये वाला हाइट जब होगा तो इस पर भी आएंगे, ये वाले इस तरह के भी क्वेश्चन करेंगे। पहले आपको इसके लिए बता देता हूँ। तो होता कुछ नहीं है कि जो y इक्वल टू वाई नॉट से शिफ्ट करा देते हैं, और सिमिलरली अगर कोई x पर है, खैर तो ओरिजिन पर ही होगा, यहाँ पर ही होगा, तो यहाँ पर है तो x का वैल्यू 0 होगा। इस केस के लिए उसको हम यूज़ करेंगे। तो अभी क्या करें कि इसमें ऑलरेडी इसका पोजीशन है, तो पोजीशन को हम मार्क कर लेते हैं s से, ठीक है। तो इसको इसको ऐसा मार्क कर लेते हैं कि कुछ भी अगर डिस्प्लेसमेंट के लिए है, या ऐसा चलो डिस्प्लेसमेंट ही कर लेते हैं इसको, डी नॉट, मतलब डी नॉट का मतलब ओरिजिनली कितना था, प्लस यू टी, क्योंकि वेलोसिटी हमें पूरा दिया हुआ है, प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। इसमें बच्चों क्या किया करेंगे कि हम सेपरेट नहीं कर रहे हैं, जैसा उसमें है वेक्टर के फॉर्म में, तो वेक्टर के फॉर्म में इसको पिक कर ले रहे हैं और फिर उसके बाद उसको फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। आप यहाँ से चाहे तो आप इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, जैसे मैं अब तक आपको बता रहा था। इस दूसरा बार इसीलिए इस क्वेश्चन को लिया कि वेक्टर का भी आपको यूज़ करना सिखा दूँ इस फॉर्म में। आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि वेलोसिटी का मतलब x का एक अलग कंपोनेंट पूरा ले जाइए, y का पूरा ले जाइए, और फिर उसको जो हम r इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे बोले थे वहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो वो आपको जब बिगनर थे तब समझाने के लिए, अब तो आप मतलब समझ में मतलब हम लोग कुछ 5-6 क्वेश्चन पुराने हो गए हैं, तो हमें कुछ अब ज्ञान हो गया है, तो उसको बताने के लिए कर सकते हैं। तो देखो इस पोजीशन वेक्टर को, इस वाले को, तो वेक्टरली आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि इसका जो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट था डी नॉट इक्वल टू आई माइनस आई, बिकॉज माइनस आई 2 और माइनस आई है ना, ऐसा है माइनस आई 2 कॉमा माइनस 1, सॉरी -1 2 कॉमा -1 है, तो इसको क्या लिखेंगे आई प्लस 2j माइनस के, इस तरह का। तो यहाँ पर इसको लिख लिया माइनस आई प्लस 2j माइनस के प्लस यू का वैल्यू कितना था 3i प्लस 4j, तो 3i प्लस 4j इनको लिख लीजिए। और टाइम कितना है बच्चों 2 से 4 सेकेंड, यहाँ पर टाइम है 4 सेकेंड, प्लस 1/2 ए का वैल्यू हो गया -4i प्लस 3j, ऐसा ए के जगह पे वेक्टर के फॉर्म में लिख दिया, और t इज़ 4 स्क्वायर। देखो बच्चों सिंपल हमने वही निकाला, ये d आप चाहो तो फाइनल कर दो। यहाँ पे डी नॉट था ये वाला टर्म वेलोसिटी इंटू 4 ऐसा था ये वाला, और दूसरा इसका ये हाफ ए टी स्क्वायर। तो हम इसको क्या करेंगे कि वेक्टर का वेक्टर में ही रख कर रहे हैं इसीलिए। तो यहाँ से आपको कितना आ गया -i प्लस 2j, तो ऑलरेडी वेक्टर के फॉर्म में है, तो इसको एज इट इज़ लिख दो, मतलब यहाँ पर कोई मल्टीप्लाई नहीं है, कहने का ये मतलब था। प्लस फिर यहाँ से 4 तो कितना हो गया 12i प्लस 16j, और यहाँ से 16 है तो 2 और 4 स्क्वायर तो कितना हो गया 8, तो ये कितना हो जाएगा प्लस -32i प्लस
24J, ऐसा बच्चों देखो 8 का वहाँ पर था, तो -32i प्लस 24J। अब हमें क्या करना है, जो बचपन से करते आ रहे हैं, बचपन से क्या करते आ रहे हैं, इस एडिशन सब्ट्रैक्शन, दैट इज़ वाई ऐड कर दीजिए, तो -i 12y और -32J। तो यहाँ से कितना हो गए, 32 और 12 -20, और -20 -1 कितने हो गए, -21i। तो ये मिल गया। फिर j के लिए देखिए 16J प्लस 24J, तो कितना हो गया 40, और 40 प्लस 2 तो कितना हो गया 42 के, ऐसा, और वहाँ से माइनस के, इस तरह का ऐसा मिलेगा। ठीक है, तो इसका फाइनल जो उसका था DF का ऐसा हुआ। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था, फाइंड द फाइनल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन इज दैट मच -21, -42 और -1। चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब आंसर का जो मोड होगा तो उसमें आप ऐसा दे सकते हैं, इस तरह का -21, 42, -1। तो ये हमारा फाइनल था। अब उसने क्या पूछा, एंड मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर द 4 सेकेंड। हाँ, मैं वही बोल रहा था पिछले वाले क्वेश्चन में जो था कि उसमें डिस्प्लेसमेंट जो पूछा था। तो मान लीजिए कि प्रोजेक्टाइल मोशन कुछ, अच्छा नहीं बनाया, यहाँ पे बना देता हूँ फिगर। जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन कुछ ऐसा होगा ना, इस तरह से। तो अभी तो आर्बिट्री टाइप का कहीं भी इस पोजीशन ले लेता हूँ, तो उसका क्या था -1, 2, 1 था। और अभी जो आ रहा है कितना आ रहा है, कुछ -21 था शायद, यस, -21, 42, -1 यहाँ था। तो यहाँ पर P था और यहाँ पर Q है। तो ये चाहिए हमें, यहाँ से यहाँ तक के बीच का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। ठीक है, तो इनिशियल वेक्टर यहाँ पर है, इसको चाहो तो D इनिशियल आप कह लीजिए डिस्प्लेसमेंट का, इस -i 2J -k, और फाइनल वेक्टर DF -21i प्लस 42J -k, ऐसा। तो जो हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो यहाँ से चाहिए, ये वाला जो चाहिए, तो अब क्या जानते थे, फाइनल माइनस इनिशियल वेक्टर के फॉर्म में। तो वेक्टर के टाइम पे ऐसा देखा था आपने, तो DF माइनस DI, तो -21 -1 तो कितना हो गया 20i, -20i आएगा -21 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 42 -2 तो कितना हो गया +40J, और K के दोनों में है तो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा +0K, ऐसा। तो आप फाइनली ऐसा लिख सकते हैं कि D जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द उसको जो चाहिए इक्वल टू -20i प्लस 40J, ऐसा होगा बच्चों। अब इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो स्क्वायर करके सम कर लेते हैं, -20 का स्क्वायर और प्लस 40 का स्क्वायर, इस तरह का। तो उसमें आप देखेंगे तो 20 का स्क्वायर, या चाहो तो 20 स्क्वायर पूरा कॉमन ही ले लो, तो 20 स्क्वायर पूरा कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, और वहाँ पर 20 × 2 40 बचेगा, तो 2 का स्क्वायर 4, तो 1 5। तो फाइनली विल अपीयर ऑन हियर 20√5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब इसका भी वैल्यू चाहिए, √5 का वैल्यू पता है कितना होता है, √5 इज़ 2.23। तो जब इसमें से 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, मीन्स 20√5 का, तो ये 20.3 × 2 तो कितना हो जाएगा 44.6 मीटर पर सेकेंड, सॉरी मीटर, नॉट मीटर पर सेकेंड, यहाँ मीटर पर सेकेंड लिख दिया क्या, हाँ हाँ, तो ये नहीं मीटर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है ना, तो इसलिए वो मीटर में होगा, इस मीटर, और यहाँ पर भी मीटर, 44.6 मीटर का डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन था बच्चों, ये मतलब कि इसमें आपको प्रोजेक्टाइल के साथ साथ वेक्टर को भी सम अप कर दिया, और उसको बताने के लिए। तो देखो वेक्टर से कितना आसान हो जाता है चीज़ें। यहाँ पर अभी क्या होता कि अभी अलग अलग आप निकालते, और इसमें फिर और कंफ्यूज होते कि इनिशियल इतना है तो फाइनल कहाँ पर होगा। तो खैर वो तो अब वेक्टर का ज्ञान होता तो आप तब भी कर लेते, लेकिन वेक्टर से क्या हो रहा है कि एक ही जगह समराइज़ हो जा रहा है चीज़ें, और समराइज़ होने के बाद फिर हम उसको फाइंड आउट कर पा रहे हैं आसानी से, वो भी बिना मतलब उसके करने के लिए।
नहीं तो फिर आपको अलग अलग एक्स और वाई में था, वो तब के लिए था कि जब आप नए हैं या कुछ क्वेश्चन में जैसा इतना रिक्वायरमेंट नहीं होता है तब के लिए। ये आपको ऐसा पैसेज टाइप के क्वेश्चन में ऐसा मिल सकता है। अभी उसको भी कराएंगे, लेकिन इसके बाद अभी ये देखिए। तो ठीक है बच्चों, तो इसको राइट डाउन कर लीजिए। 2 सेकंड का आपको पॉज देता हूँ। ठीक है, ये वाला डी इसमें था, D1 और डी फाइनल इसके लिए था, और डी ये था, और फिर वहाँ से निकाला और उसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। कह रहा है कि बॉल इज थ्रोन द स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड एट एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजेंटल, फाइंड द मैक्सिमम हाइट रिच्ड एंड रेंज ऑफ द बॉल जी इक्वल टू। ये तो क्वेश्चन काफ़ी अब आसान हो गया, मतलब इसका अब तो कोई मतलब ही नहीं है, तो बच्चों वाला हो गया ना। सिंपल क्या करना है कि गेटिंग पुटिंग है थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, तो रेंज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। तो यू स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया 50, तो 50 इंटू 50 और साइन 60, तो साइन 60 साइन 120 हो गया। साइन 120 का वैल्यू √3/2 और जी का वैल्यू इज 10 ऐसे, और यहाँ से 25, तो कितना आ गया 125 √3 मीटर। फिर उसके बाद द मैक्सिमम हाइट रिच बाय द पार्टिकल एंड रेंज ऑफ द बॉल हाइट। तो अब हाइट निकाल लेते हैं। तो एच मैक्स इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। तो इसको भी आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा यू स्क्वायर 50 2500 साइन स्क्वायर थीटा इज 60 डिग्री, तो 3/4 जी का वैल्यू इज योर 10, तो 20, तो 0 से 0 कैंसिल हुआ। फिर आप देखेंगे तो 750/8, ये 250 इंटू 3 4 2 जा 8, तो 750/8। कहते हैं कि सर 800/8 रहता तो 100 फटाक से लिख लेते, लेकिन अभी तो नहीं है, तब क्या किया जाए सॉल्व करेंगे। 8 9 जा 72, तो 3 और 8 3 जा 8 3 जा 24, तो 6, 8 7 जा 56 और 5, तो इतना आ जाएगा 93.75। तो ये तो काफ़ी आसान था, तो ये पता नहीं बीच में क्यों डाल दिया ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन बच्चों मज़ेदार है कि कैनन फायर द सक्सेसफुली द 2 सेल्स विद द वेलोसिटी 250 मीटर पर सेकेंड, द फर्स्ट एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एंड सेकेंड एट एंगल ऑफ 45 डिग्री टू द हॉरिजेंटल, द एज्यूमिथ बीइंग द सेम। एज्यूमिथ का मतलब सेम एंगल से उनको, मतलब जहाँ से वो फेंका जा रहा होगा इस सेम हॉरिजेंटल लाइन से उसको ऐसा दिया जा रहा है। तो फाइंड अ टाइम इंटरवल बिटवीन द फायरिंग सो दैट द 2 सेल्स कोलाइड इन एयर, एज्यूम नो एयर फ्रिक्शन। तो सबसे पहले बता दूं कि इसमें थोड़ा सा आपको इरोडोव के क्वेश्चन का ग्लिम्स आएगा कि इसमें इरोडोव वाले क्वेश्चन के लिए ही ऐसा रहता है। तो उसमें सेल है तो वहाँ सिंगल सेल के लिए है। तो खैर आइए इसको देखते हैं। तो हुआ क्या बच्चों, पहले ये क्या कह रहा है कि ऐसा है, ऐसा और ऐसा, तो कहीं यहाँ पे टकराया है, यही हुआ है ना। एक फायर किया, मतलब कि 2 सेल 250 मीटर पर सेकंड से किया, मतलब एक तरह से वो खेल रहा है, जैसे लग रहा है कि, या जैसे अभी यूक्रेन रसिया वार चल रहा है, तो वहाँ पर भी आपस वो लोग भी खेलते अगर होंगे, तो एक मिसाइल छोड़ा फिर या कुछ भी इस तरह का ऐसा एक कैनन से, और कहीं उसी को एंगल अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे करके उसी को फिर से मार दें, मतलब पहले वाले सेल्स को ही दूसरे वाले सेल्स को क्या ऐसा कर पाएगा, उस तरह का बात अगर कुछ होगा तो खैर पहले वाले सेल्स को कितने से उस पर किया हुआ है इज फर्स्ट से एंगल इज 60 डिग्री और सेंगल अगर दूसरे वाले को 45। अच्छा, पहला वाला है इसको ऐसा फर्स्ट से मार्क कर दे रहा हूँ 60 डिग्री और दूसरे वाले को 45। और 45 डिग्री कब होता था बच्चों, उस समय मैक्सिमम रेंज होता था। तो देखो इसलिए इसको दूसरे वाले को कहीं यहाँ आकर आएगा, 60 डिग्री पे उतना नहीं होगा, 45 डिग्री पे उतना आगे जाकर जाएगा। तो वहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा। खैर वो तो पूछा नहीं, अगर ये पूछता कि उन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है तब भी हम निकाल सकते थे, रेंज का सिंपली माइनस करना है। खैर इसमें अलग पूछा है,
एक को 250, दोनों को यू से ऐसे किया हुआ है। तो ये नहीं बताया, हाँ पूछ रहा है कि दोनों का सक्सेशन क्या होगा। तो पहले वाले को सपोज T1 लग रहा है जो 60 से जा रहा है, पहला 60 से फेंका है ना, तो से उसको टाइम T1 लग रहा होगा, और दूसरे वाले को सपोज कर लेते हैं T2 लग रहा है। उन दोनों के बीच का हमें निकालना है। अच्छा एक चीज़ तो और क्या होगा, इसमें आपको दिख रहा होगा ये जो चीज़ होगा ये दोनों के लिए जब भी वो कोलिजन करे, तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना बच्चों, जब भी वो यहाँ पे कोलाइड अगर कर रहा है इसके लिए, तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, दोनों के लिए विल सेम, क्योंकि दोनों यहाँ पर कोलाइड करेंगे तो हाइट से, मतलब ग्राउंड से तो सेम ही हाइट पर होंगे ना। तो इन दोनों का जो वाई कोऑर्डिनेट होगा, इन दोनों का y1 इक्वल टू y2 विल सेम व्हेन दे आर कोलाइड। जब वो कोलाइड अगर हो रहे होंगे तब उन दोनों का वाई कोऑर्डिनेट दोनों का सेम होगा। तो ये मंत्र लेके चलते हैं, तो ठीक है, और इनका एक्स कोऑर्डिनेट भी सेम होगा, ठीक है। तो काफ़ी आसान हो गया फिर, मुझे लगा कि, तो देखिए इसका अगर पहले वाले को अगर कहें तो यू x1 के लिए कहें तो इसके लिए यू कॉस, या तो आप ऐसे कर लो कि 60 डिग्री को थीटा ले लेते हैं और दूसरे वाले को फाई ले लेते हैं, ठीक है, कैसे भी कर लीजिए तो कोई से नहीं है। तो यू कॉस अभी 60 डिग्री इंटू T1 इक्वल टू दूसरा x2 के लिए u cos 45 T2। तो इन दोनों को आपस में इक्वल करेंगे तो एक कुछ एक रिलेशन मिलेगा। और सिमिलरली जैसे y1 के लिए था, तो y1 को चलो यहीं लिख देता हूँ, u साइन 60 T1 माइनस हाफ g T1 स्क्वायर, और y2 के लिए u साइन 60 T2 माइनस हाफ G2 स्क्वायर। ऐसा ये दो इक्वेशन मिलेगा। ये दो, ठीक है, और यहाँ से ये दो। तो बच्चों इसमें देखो अननोन कितने हैं, दो, अननोन कितने हैं, दो, और इक्वेशन कितने बनेंगे, इस दो। क्यों? क्योंकि x1 x2 को करेंगे तो एक इक्वेशन मिलेगा, इस वाले को करेंगे तो एक इक्वेशन मिलेगा, और इसको करेंगे तो एक इक्वेशन मिलेगा। तो वही हो गया कि अगर दो इक्वेशन है और दो अननोन है, तो कुछ ऐसा होता है ना कि दो गोली और दो लोग, कितने आदमी थे, इस गब्बर टाइप थिंग। तो दो इक्वेशन, दो इक्वेशन और दो अननोन, तो हमारे लिए काफ़ी है। तो आइए इसको सॉल्व किया जाए। तो इसमें क्या होगा बच्चों कि u 1, मतलब कि पहले x1 इक्वल टू x2 करते हैं, तो ऐसा। तो उसमें क्या था कि u कॉस थीटा, या कॉस, चलो पूरा प्रॉपर एंगल ही ले लेते हैं। पहले मैंने सोचा था कि इसको मतलब उसमें बताऊंगा, नोटेशन में सारा बताऊंगा, और आपको एक तरह का रिजल्ट लाकर लास्ट में देंगे। तो वो भी आपको करा देता हूँ, पहले आपको इसे सॉल्व करके दिखा देता हूँ। तो u cos 60 और यहाँ से T1 और u साइन u cos 45 T2, सॉरी T2, इस तरह का यही था ना पहला इक्वेशन। देखो यहाँ से x1 इक्वल टू x2 होगा, मतलब दोनों आकर कहीं यहाँ पर होंगे, तो वो पहले वाले को T1 समय लगा होगा, दूसरे वाले को T2 समय लगा होगा, तो इसीलिए उसका x कोऑर्डिनेट ऐसा लिख लिया, और y1 का और y कोऑर्डिनेट y1 y2 इस तरह से लिख लिया। अगर दिख नहीं रहा होगा तो आप यहाँ से देख सकते हैं, y1 y2 ऐसे लिख लिया, ये दोनों चीज़। और इसमें y1 इक्वल टू y2 और x1 इक्वल टू x2 ऐसा हमें बताना है। तो पहले वाले को अगर करेंगे तो u cos 60 T1 इक्वल टू u साइन 45 T2 ऐसा।
तो u से u कैंसिल हो गया, तो cos 60 का वैल्यू कितना हो गया, हाफ। तो T1 इक्वल टू यहाँ से क्या लिख सकते हैं, और cos 45 का चलो लिख देते हैं पूरा, cos 45 इज़ √2 और T2, तो T1 इक्वल टू, जब ये 2 इधर जाएगा तो 2/√2 इज़ द √2 होगा T2, इस तरह का मिला। तो ऐसा ये, फिर इसमें देखिए दूसरा कर लेते हैं, y1 इक्वल टू y2, तो वहाँ पर कितना था, u साइन 60, तो u साइन 60 कितना होगा, √3/2 और T1 माइनस हाफ g T1 स्क्वायर इक्वल टू u cos साइन 45 इज u/√2 हो जाएगा, माइनस हाफ g T2 स्क्वायर। तो ये जो T1 इक्वल टू √2 T2 है, इसको अगर पुट कर दिया जाए तो कुछ मज़ा आएगा, देखते हैं। तो हाँ, यहाँ पे लगता है कि ये गड़बड़ किया या सही किया, ठीक है, क्योंकि y1 इक्वल टू साइन 60 पर है ना, तो ठीक है, और यहाँ पर दूसरे वाले के लिए 45 है। तो u √3/2 इंटू T1 के जगह पे √2 टाइम्स ऑफ T2 लिख सकते हैं क्या, यही काम करना था, माइनस हाफ g, और T1 के जगह पर देखो T2 रख लें तो 2T2 हो जाएगा, 2T2 स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से ऐसा कैंसिल होगा ना, ये चीज़ √2 T2 है, तो वहाँ से अगर देखेंगे तो हाफ g T2, ठीक है, और यहाँ से u/√2 हुआ माइनस हाफ g T2, यहाँ पर और T2 एक और रहेगा, ये T2 छूट गया था। तो देखिए बच्चों, ये 2 से 2 तो कैंसिल होकर चला गया, तो यहाँ से कितना हो गया, माइनस हाफ g T2 स्क्वायर, ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, मतलब एक तरह से हमें सॉल्व करना है। तो हमें यहाँ से स्मेल आ रहा है कि u का जो वैल्यू है या वो कुछ एक निकल कर दे देगा, तो यहाँ से दोनों कैंसिल हो गए, तो ये क्या बचा, u√3/2, अच्छा √2 ऊपर है, 2 है, तो नीचे क्या गया, √2 इंटू T2 इक्वल टू, इस माइनस G2 को भी इधर ही भेज दीजिए, तो u T2/√2 माइनस ये वाला, जब g माइनस वहाँ से हाफ होगा तो एक हाफ ही बचेगा, प्लस में हो जाएगा g/T2/2, इस तरह का, ठीक है। तो हमें T2 चाहिए, ओह वहाँ पर T2 का स्क्वायर के साथ आएगा ना, g T2 के साथ, ये चीज़ जैसे था u/√2 T2 माइनस हाफ g2 T2 का स्क्वायर, तो यहाँ पर भी T2 का स्क्वायर, इस तरह का, नहीं तो अदरवाइज वो T2 पूरा कैंसिल ही हो जाता और वो नहीं मिलता। तो खैर इसमें तो एक T2 का एक क्वाड्रेटिक आ रहा है, तो ठीक है, ठीक है। तो इसमें इसका वैल्यू, जैसे u का वैल्यू हमें कितना पता है, u का वैल्यू हमें शायद 250 मीटर पर सेकंड पता है, तो आप यहाँ से जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कॉन्सेप्ट यहीं तक है, यहाँ पर लाकर मैंने रोक दिया, मुझे इससे एक करना चाहिए था, या आप लोग अगर करते तो T2 के जगह पे यहाँ पर T1/√2 कर लेते, तो उससे क्या होगा कि इसमें मैंने ऐसा पुट कर दिया, T1 इक्वल टू √2 टाइम्स इंटू T2 किया है, तो इस तरह का आ रहा है, और जो कि क्वालिटी का आ रहा है, और उसमें थोड़ा सा वो मेसी कैलकुलेशन है। अगर T2 इक्वल टू T1/√2 रखेंगे तो भी आपको वहाँ से मिल जाएगा, और तो जैसे ही आपको T2 मिला तो यहाँ से आपको T1 मिल जाएगा, है ना। तो आप इसमें ऐसा मतलब कर सकते हैं। तो इसमें आपको जो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या था, कि जो क्वेश्चन में पूछा था इसमें, कि उन दोनों का, कि द फायरिंग ऑफ द टू सेल्स, तो इन दोनों का डिफरेंस चाहिए, मतलब कि यहाँ से डेल्टा टी का वैल्यू चाहिए, तो डेल्टा टी का वैल्यू जो होगा, तो T2 माइनस T1 या T1 माइनस T2, अभी तो हमने कैलकुलेट किया नहीं, तो पता नहीं है कि कौन ज़्यादा कौन कम है, लेकिन अगर आप जब डिफरेंस इन दोनों का देखेंगे तो
कुछ 11 सेकंड के आसपास आता है, ऐसा ये चीज़ इसका। ठीक है, इसका 11 सेकंड के आसपास आता है। ठीक है, तो ये ऐसा। तो आप सोच रहे हैं कि सर हमें बीच मज़ेदार में छोड़ दिए, तो एक काम कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक को इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, ये जो T2 है, T2 एक तो T2 गायब हो जाएगा, है ना। हाँ, तो यहाँ से कितना जाएगा, u√3 बाई √2 माइनस u/√2 इक्वल टू g/2 T2, इस तरह का। अब इसको सॉल्व ही कर देता हूँ तब। जैसे यहाँ पर है तो फाइनल यही आना ही है। तो देखिए यहाँ से u कॉमन ले लें, u/√2 कॉमन ले लें, तो क्या मिला, u/√2 कॉमन लेंगे तो √3 माइनस 1 ऐसा मिला, ऐसा। u/√2 कॉमन लिया तो √3 माइनस 1, और यहाँ से g/2 T2 तो है ही है। तो यहाँ से देखेंगे तो आपका ये √2 भी निकल जाएगा। तो u का वैल्यू कितना था, 250 इंटू √3 माइनस 1 अपॉन √2, सॉरी √2 विल भी ऊपर जाएगा, √2 इक्वल टू, और g वहाँ से, g का वैल्यू यहाँ से चाहे तो कैंसिल कर दीजिएगा, तो T2 हो जाएगा। ये चीज़ मतलब T2 का जो 25 √3 माइनस 1 इंटू √2 ऐसा हुआ। तो T2 का वैल्यू इतना है, तो T1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, इसमें था ना T1 इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ T2, तो T1, तो इसमें √2 का मल्टीप्लाई और कर दीजिए, बिकॉज T1 इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ T2। तो यहाँ से √2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये 50 √3 माइनस 1 ऐसा हो जाएगा। अब इसको देखो डेल्टा T, तो T2 माइनस T1 कर रहे हैं, या T1 माइनस T2 कर लीजिए, क्योंकि यही ज़्यादा लग रहा है 50 वाला, क्योंकि वो आता भी तो मैं मॉड लगा देता। तो 20 √3 माइनस 1 तो पूरा पूरा कॉमन है बच्चों, यहाँ से 25 भी कॉमन है इन दोनों में, इसको ले लिया। और फिर क्या कॉमन है, कॉमन हुआ 25 यहाँ से कॉमन हुआ। चलो √2 को भी ले लेते हैं, 25 √2 √3 माइनस 1 पूरा कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बचेगा, √2 माइनस 1 बचेगा। अब करके देखेंगे तो इतना ही आएगा। तो देखिए इसमें से 25 के जगह पे √3 माइनस 1, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 0.73, क्योंकि √3 का वैल्यू कितना होता है 1.732, माइनस 1 किया तो 0.73, और यहाँ से √2 माइनस 1 का वैल्यू करेंगे तो 0.414। इसको अब कर लेना बच्चों अब, तो आपको यही 11 सेकंड निकल कर आएगा। ठीक है, तो ये ऐसा था। ठीक, और इसी का मैं जो पहले तो आपको सोचा था कि थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का भी प्रैक्टिस करा दूं, क्योंकि इसमें बहुत सारा, मतलब कि आप इसमें जैसे इसको क्या कर सकते हैं कि इसको मान लीजिएगा थीटा वाले को 60 डिग्री जैसे यहाँ पर था, और 45 डिग्री ऐसा। तो ये सब आपको जो T1 और T2 का ये सब जो रिलेशन निकल कर आ रहा है ना, तो आपको वो डायरेक्टली मिल जाएगा। तो उसका मैं रिजल्ट इसको आपके लिए बता देता हूँ। चलिए देखिए, कि T1 के लिए क्या होता है। देखो टाइम ऑफ एक तरह से फ्लाइट ही है, तो 2u साइन वहाँ पर थीटा माइनस 5, क्योंकि थीटा ज़्यादा है, इस तरह का था ना। इस तरह का था, ये 45 डिग्री पर था और ये 60 पर था। तो 2u साइन थीटा बाई जी, ये तो रहता ही रहता है। साथ ही साथ अब क्या होगा कि इसके अलावा जो टर्म होगा उसमें होगा कॉस थीटा, पहले वाले के लिए T1 के लिए है तो कॉस थीटा, और यहाँ पर आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और T2 के जगह पे अगर आप देखेंगे
तो या साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस माइनस देख लेना, और इसके लिए होता है 2u साइन थीटा माइनस फाइव, देखिए उतना ही रहेगा, इसके जगह पे बस आ जाएगा कॉस फाइव, और फिर से वही g साइन स्क्वायर थीटा माइनस, अच्छा दोनों थीटा लिख दिया, अच्छा हाँ थीटा ही के लिए था, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर फाइव माइनस कॉस स्क्वायर, ये हटा देता हूँ, ऐसे ही हो जा रहा है, कॉस स्क्वायर फाइव माइनस प्लस साइन स्क्वायर फाइव, ऐसा। तो ये इंडिविजुअल है। अब इन दोनों का अगर डेल्टा टी का वैल्यू जब देखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि T1 माइनस T2, जो अभी टाइम भी ज़्यादा आया था T1 वाले का, तो T1 माइनस T2। तो क्यों ऐसा हो रहा है कि अगर हम टाइम, अब हम ऐसा क्यों करें कि T1 वाला क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि उसका थीटा माइनस फाइव का वैल्यू या थीटा उसका ज़्यादा है ना, तो इस चलते ऐसा आपको मिलेगा, क्योंकि T इक्वल टू क्या होता है 2u साइन थीटा बाई जी होता है, तो u और g तो कांस्टेंट, T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, और साइन थीटा कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग। अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखेंगे तो 0 से 1 की तरफ उसका वैल्यू बढ़ते हुए जाता है, तो इस चलते उसका वैल्यू इंक्रीजिंग, और वहाँ से डेल्टा टू माइनस, तो थोड़ा इसको अलजेब्रा और करेंगे तो ये भी आपको कुछ निकल कर आ जाएगा, उसमें से बहुत सारा चीज़ें सब कॉमन है, 2u साइन थीटा माइनस फाइव, 2u साइन थीटा माइनस फाइव, तो वहाँ पर देखेंगे कॉस थीटा माइनस कॉस फाइव, कॉस थीटा अपॉन दिस थिंग, कॉस थीटा माइनस कॉस फाइव होगा, तो फर्दर उससे एक और कैंसिल होकर आ जाएगा, तो आपको वो चीज़ें वहाँ से मिल जाएगा। तो जहाँ तक मुझे है तो ठीक है, उसके थोड़ा और करना, ये भी आप याद रखते हैं तो काफ़ी है, नहीं तो आप उससे, आपको मुझे पता है कि आप इसको तो याद रखने वाले हैं नहीं, आप करेंगे वैसे ही, तो वैसे भी ठीक है, मतलब कि इसमें जैसे कि ये इसका देखो मेन इसका इस क्वेश्चन का जाने था ये दो चीज़, अब उसके बाद आप पे डिपेंड करता है कि आपका कैलकुलेशन कितना फास्ट है, जितना आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा उतना आप तेज़ी से भागेंगे, मतलब उतना आसानी से आप उसको स्मूथली कर लेंगे। बाकी ये सब जो मैं बता रहा हूँ ये सब मोह माया है, ये सॉल्व करके दिखाना आपको पूरा इस मोह माया, क्योंकि कैलकुलेशन किसी को याद नहीं रहता है, कॉन्सेप्ट याद रहेगा ना, और ये चीज़ भी, ये भी आपको, या जो मैंने पूरा निकाला या ये जो अभी लिखा ये मोह माया है, ये आपको ठीक है कि अगर याद करने में आप एक्सपर्ट हैं, राइट डाउन कर लीजिए और फिर आप उसको वहाँ पे करते रहिए, लेकिन काम आएगा बच्चों यही, इसका जो आत्मा था यहाँ, ये चीज़ इसके लिए, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए फटाफट, आपको 2-2 सेकंड का एक स्लाइड में जैसा जो समय देता हूँ 2 सेकंड का पॉज करके दिखा देता हूँ, तो इसको आप कर लीजिए, ठीक है। इसको देख लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, और फिर इसको नोट डाउन कर लीजिए, और फिर इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अब आते हैं इसके दूसरे पार्ट में, जैसे कि मैंने बोला था कि क्या क्या कवर करूँगा, तो ये सब बातें तो अभी आपको बताया कि रोडोफ तक के प्रॉब्लम को सॉल्व किया, या और भी रेडियस ऑफ उसमें मिलेगा। हाँ, दूसरा मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर की ही बात कर रहा था, कि रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर हमें निकालना होगा तो पहले ये समझा देता हूँ कि रेडियस ऑफ कर्वेचर होता क्या है। देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब है कि रेडियस तक तो ठीक था सर, ये कर्वेचर क्या है, तो जैसे सर्कल भी एक तरह का क्या होता है, कर्व होता है ना, मतलब इस तरह का, अगर परफेक्ट सर्कल बनाने की कोशिश करूँ मैं, इस तरह का, इसका कुछ भी इसका रेडियस आर होता है इस तरह में, तो अब मान लीजिए कि कुछ इस तरह का हो, ऐसा कर दे कि क्या टेढ़ा मेढ़ा बना दिया, तो अगर यहाँ पर आप मोड़ रहे होंगे, जैसे यहाँ से यहाँ तक अगर मोड़ रहे होंगे तो वो कुछ तो आर्क होगा ना, तो इसका कहीं तो सेंटर होगा, तो इस पार्ट का, फिर यहाँ से जब आप मोड़ रहे होंगे तो ऐसे 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 जा रहा होगा, कुछ तो उसका होगा, फिर जब यहाँ से जब ऐसे मूव कर रहे होंगे, फिर यहाँ से ऐसे मूव कर रहे होंगे, फिर यहाँ से ऐसे कर रहे होंगे, फिर यहाँ से, तो वो उस तरह का रेडियस ऑफ कर्वेचर है। जैसे कोई पाथ अभी ऐसे 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 हुआ इस तरह का, तो यहाँ पर इसका एक हुआ,
दूसरा इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इस तरह का, फिर इसका रेडियस ऐसे बनेगा, फिर इसका ऐसे बनेगा, फिर इसका ऐसे बनेगा, फिर इसका ऐसे बनेगा। तो ये हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए है। बात समझ में आया? जहाँ भी कर्व होगा तो कुछ उसका आर्क होगा। मतलब सर्कल के लिए तो हम यही जानते हैं, कंप्लीट सर्कल होता था तो उसका आर्क ही पूरा मतलब एक तरह से वो सर्कल है तो रेडियस से बन गया। लेकिन इस तरह के टेढ़े मेढ़े जो हैं, मतलब कंप्लीट सर्कल नहीं है लेकिन हम इसको इमेजिन कर सकते हैं, इसका ये वाला पार्ट, इसका ये वाला पार्ट या इसका ये पार्ट। अच्छा, इसमें आप एक चीज़ और नोटिस करेंगे कि जितना वो जेंटल होगा मतलब कि कर्व जितना जेंटल होगा तो उसका रेडियस उतना ज़्यादा होगा। मतलब जैसे कि ये ऐसे ऐसे है तो इसका आप देखो जितना जेंटल है ना कर्व तो इसका रेडियस इतना बड़ा हो गया, और यहाँ से उसके मुकाबले तेज़ी से घूम रहा है तो इसका रेडियस तो कुछ कम ही होगा। तो ये बात और याद रखिएगा कि कर्व में तो कर्वेचर इसीलिए है, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला है तो एक कर्व के लिए नहीं, सर्कल के लिए ही नहीं, वो किसी के लिए भी काम करेगा। प्रॉपर्टी हम उसका यूज़ कर सकते हैं। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर में किसी भी कर्व का जब वो टर्न अगर ले रहा होगा तो उसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा, और सेंटर होगा तो फिर उसका हमें रेडियस बताना होगा। तो ये चीज़ है बच्चों रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए। इसके दो पार्ट होते हैं। एक तो आपको मतलब फिजिक्स के भाषा में जैसे कैसे होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना, जो आसान मेथड होता है उसको सिखाऊंगा। और दूसरा जो मैथमेटिकल होता है तो वो याद रखने जैसा होगा। मतलब एग्जाम में आपको बहुत कम ही ऐसा मिलेगा कि उसको अप्लाई भी करे और याद रखने के लिए भी नहीं होगा। लेकिन ये जो मैं आपको बताऊंगा रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो फिजिक्स वाली भाषा में, तो वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा और आपको समझने में भी मज़ा आएगा। वो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि इस सर्कल है ऐसा, ठीक, और इसमें कोई v वेलोसिटी से कोई पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है। ऑल्दो तो सर्कल का पार्ट था, लेकिन चलो अभी मौका मिला तो इसको यहाँ पर बता दूँ, फिर उस समय भी बताऊँगा आपको, तो चिंता करने की बात नहीं है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि रेडियस r होता है और यहाँ से वेलोसिटी v ऐसे होता है। तो आप इस तरह का देखेंगे कि जब भी आप किसी चीज़ को घुमाइए, चाहे तो आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि जैसे मान लो कोई आपके पास मेरे पास देखता हूँ कुछ है क्या, शायद यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं। तो आप कोई जैसे स्ट्रिंग है और एक कुछ बॉल को घुमा लीजिए, बॉल उसमें आप डाल लीजिए और उसको आप ऐसे घुमाइए, तो आप एक्सपीरियंस करेंगे। जैसे आपका फ़ोन का चार्जर है, धीरे ही करिएगा नहीं तो फ़ोन का चार्जर निकलेगा, कहीं गिरेगा। तो कहे कि नहीं सर, घर वाले आपके बोलेंगे, तो कहे कि मैं नहीं सर बोल रहे थे ऐसा। खैर, तो आप इसको जब आप घुमाएंगे तो आप एक्सपीरियंस करना वहाँ पर बच्चों कि जब आपको स्पीड करना होता है तो आप अपनी तरफ खींचते हो। जब आपको तेज कोई कहे कि इसको स्पीड और घुमाओ, तो आप देखेंगे या एक्सपीरियंस करेंगे कि यू विल जस्ट पुलिंग टूवर्ड्स द वेयर इज द टाइड टू द वेयर इज द स्ट्रिंग इज टाइड टू द योर हैंड, सो यू विल पुश स्ट्रिंग पुश टूवर्ड द योर हैंड। सो दिस स्ट्रिंग सिस्टम विल गोइंग टू बी रिवॉल्विंग फास्ट। और आपको स्लो करना होगा तो आप धीरे धीरे उसका फोर्स कम करने लगते हैं। तो इसका मतलब एक सेंटर की तरफ फोर्स लगता है, उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। और जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है तो उसके सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो बस एक ही कॉन्सेप्ट इसके लिए याद रखना है आपको कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज v²/r। तो इसमें क्या होता है कि रेडियस तो ऐसे है तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो इसी का हमें काम लेना है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज v²/r होगा। मतलब उस समय का वॉट एवर द वेलोसिटी v होगा टेंजेंशियली, और उसका रेडियस हमें निकल कर आ जाएगा। तो इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए काम में आएगा। एक सिंगल कॉन्सेप्ट है ये, बाकी वो सब मैथमेटिकली वो सब क्या क्या बताते रहते हैं तो उनको इग्नोर करिए, इस पे काम करिए तो आपका एक काम आसानी से बन जाएगा। अब आइए, तो ये बात तय है कि मतलब क्लियर है कि अगर कोई सर्कल है और उसमें v वेलोसिटी है और उसको हम कुछ वेलोसिटी अगर देते हैं तो उसका रेडियस कितना होगा, तो इतना होगा, ठीक। उसका वेलोसिटी अगर रेडियस r होगा, मतलब हमें ऐसे ही पूछ ले कि अगर वहाँ का एक्सेलरेशन सपोज हमें पता है, जैसे यहाँ का इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन पता है और वेलोसिटी पता है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे, इसीलिए तो इसको बताया है। तो ऐसा कब होगा कि जब आपको एक्सेलरेशन पता हो, वेलोसिटी पता है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर तो आपको ये दोनों चीज़ें पता होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो हमेशा डाउनवर्ड लगता है, लेकिन किस एंगल पे वो भी बदलते रहता है, तो वो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक बात। दूसरा कि इसमें वेलोसिटी तो आपको पता ही रहेगा क्योंकि उसके बिना तो काम चलेगा नहीं, ठीक है। तो इसको
इसको मैं ऐसा कर देता हूँ, जैसे एक फिगर आउट कर लेते हैं ऐसा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इस केस में क्या होगा, जब वो हाईएस्ट पॉइंट पर होगा, सबका अलग अलग होगा बच्चों, ये क्योंकि कर्व है ना, तो कर्व एक हॉट मतलब एक जैसा नहीं है, पैराबोलिक नहीं है। आपको क्या लगता है ये हाफ सर्कल है? नहीं, ये पैराबोलिक है, पीछे भी प्रूफ किया था ना, y इक्वल टू इस तरह का पी एक्स माइनस क्यू एक्स स्क्वायर। तो ये पैराबोलिक है, नॉट सर्कल, नॉट सर्कल, सर्कुलर नहीं है। तो कहे कि एट हाई, जैसे क्वेश्चन में पूछा है यहाँ पर, ये y है और ये x है, फाइंड रेडियस ऑफ curvature when particle at highest point। हाईएस्ट पॉइंट से मतलब इसका ये है, और बाकी का वो सब कहानी आपको दिया हुआ है कि u वेलोसिटी है, u वेलोसिटी से उसको ऐसे प्रोजेक्ट किया गया है और एंगल उसका थीटा है। ये सब कहानी दिया है कि मीन्स आप चाहो तो राइट डाउन करना चाहते हो तो कर लीजिए कि पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी u एट एंगल थीटा फ्रॉम द हॉरिजेंटल, व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द हाईएस्ट पॉइंट व्हेन द पार्टिकल इज हाईएस्ट पॉइंट। अगर आप एस सी वर्मा की बात करें तो सर्कुलर मोशन वाले चैप्टर में ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, उसमें शायद वो 20 क्वेश्चन के बाद आपको ऐसा एक क्वेश्चन मिल जाएगा। उसके दो पार्ट है, एक तो पूछा है कि हाईएस्ट पॉइंट पर कहाँ पर है, और यहाँ पर पूछ रहा है कि जब थीटा बाई 2 पर है तब कहाँ पर है। तो सर्कुलर मोशन जब कराऊंगा तब भी बताऊंगा, अभी भी बता दे रहा हूँ आपको, क्योंकि अभी तो प्रोजेक्टाइल मोशन से उसका रिलेशन ही है तो होगा। तो बहुत बच्चे देखो गलती क्या करते हैं, क्या कहते हैं कि ठीक है इसका जो एच मैक्स का जो वैल्यू होता है वही हो गया, जो कि गलत होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी, ये नहीं होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। एच मैक्स तो इतना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको कुछ अलग होगा, सी यहाँ पर होगा। तो देखिए कि तो अभी आपको क्या बताया था कि हाईएस्ट, तो अभी हमको दो चीज़ देखना है पीछे वाले कॉन्सेप्ट से, हमें खाली ये पता करना है कि इसका वेलोसिटी पता कर लो और उसका एक्सेलरेशन पता कर लो। तो यहाँ पर वेलोसिटी के लिए अगर देखे थे तो पीछे अभी हमने देखा था ना कि यहाँ से वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट चेंज नहीं होता है और वही रहेगा u cos थीटा। अभी बहुत सारे पीछे जो क्वेश्चन किया था तो u cos थीटा होगा, वेलोसिटी का y कंपोनेंट तो है नहीं, तो वेलोसिटी को ले देकर तो एक ही है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर है, वर्टिकली g। तो संयोग बन रहा है ऐसा कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन मिल गए, तो हम किस ताक में, फिराक में हैं, थीटा इज 90 डिग्री ऐसा। तो हमें क्या चाहिए, इसी तरह का कुछ सिचुएशन चाहिए था ना कि निकालने के लिए, तो हम यहाँ से बोलेंगे कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यहाँ पर इस पार्ट के लिए जी एक्सेलरेशन पता है, और वी का वैल्यू कितना है बच्चों, यू कॉस थीटा। तो यू कॉस थीटा का स्क्वायर ओवर आर, इस तरह का। तो बाकी का कहानी तो आपको तो दिखाई पड़ रहा है ना। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आर इक्वल टू यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ओवर जी, ऐसा। तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हुआ। तो ये गलती से भी इस पे रेड मार्क कर दे रहा हूँ कि गलती से भी मत सोचना इसको, ऐसा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका ऐसा होगा। तो ये बात समझ में आया होगा बच्चों आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर का, ठीक है। तो आपके कि सर ये तो ठीक है, एक और इसमें कोई कहीं का और दे देते हैं, जो उसको एस सी वर्मा वाला भी बोला था कि यहाँ पर कि जब वहाँ हाईएस्ट पॉइंट पर होगा तब क्या होगा। दूसरा आपको एक बता देता हूँ कि सेम क्वेश्चन के साथ कि फाइंड अ रेडियस ऑफ कर्वेचर जब वो थीटा बाई 2 एंगल बना रहा हो। थीटा बाई 2 उतना इफेक्टिव नहीं है, कलर चेंज कर लिया जाए। ओह ये भी रेड ही है, अच्छा चलो बन गया बन गया। तो जब वो थीटा ऐसा बना रहा होगा तब, और यू वेलोसिटी है। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर व्हेन पार्टिकल
मेक थीटा बाई 2, मेक एंगल थीटा बाई 2। जब थीटा बाई 2 बना रहा होगा, जब थीटा है विद द हॉरिजेंटल, चलो विद हॉरिजेंटल, जब यहाँ से थीटा है तो उस केस पे देखो थीटा धीरे 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 कम हो रहा होगा ना ये चीज़। तो यहाँ पर जब थीटा बाई 2 बना रहा होगा तब उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा। तो हम दो ही चीज़ जानते हैं इसके लिए, तो जी डाउनवर्ड होगा और उस समय का इसका वेलोसिटी हमें चाहिए होगा v, तो वो मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ से इस समय जब प्रोजेक्ट किया था उस समय इसका स्पीड कितना था u, तो वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट चेंज नहीं होता है, u cos थीटा। तो मान लीजिए कि थोड़ी देर के बाद वेलोसिटी का x कंपोनेंट ऐसा देखते हैं तो कभी चेंज नहीं होता है ना, तो u cos थीटा यहाँ पर होगा तो उस समय वहाँ पर कितना होगा v cos थीटा बाई 2, क्योंकि v है और जब थीटा बाई 2 एंगल बना रहा होगा तो यही होगा v cos थीटा बाई 2, क्योंकि वो तो चेंज होता नहीं है। तो यहाँ पर लिख लें v cos थीटा बाई 2। तो चलो एक चीज़ तो मिल गया हमें कि v इक्वल टू u cos थीटा ओवर cos थीटा बाई 2, ये चीज़ वेलोसिटी मिल गया। अब कहीं से एक्सेलरेशन मिल जाए इसी पॉइंट पे ठीक परपेंडिकुलर, इसी पॉइंट पे ठीक परपेंडिकुलर, ऐसा। अरे भाई ठीक परपेंडिकुलर। तो देखिए यहाँ पर थीटा बाई 2 है और तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा ये वाला, तो ये कितना हो जाएगा ए भी थीटा बाई 2, यहाँ से थीटा बाई 2 है तो 90 माइनस थीटा बाई 2, तो फिर ये कितना हो जाएगा थीटा बाई 2, क्योंकि 90 डिग्री और है। तो जी का जब कंपोनेंट ब्रेक करेंगे ठीक परपेंडिकुलर उस पॉइंट पे ठीक परपेंडिकुलर इसका, तो ये कितना आ जाएगा जी कॉस थीटा बाई 2 आ जाएगा बच्चों, बताओ। तो एक्सेलरेशन भी आ गया, एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना आ गया जी कॉस थीटा बाई 2, और हमें क्या चाहिए, यही तो चाहिए था, रेडियस ऑफ कर्वेचर, द ग्रेट रेडियस ऑफ कर्वेचर इज, बिकॉज कि इसलिए उस पर आ रहा है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का इतना हवा बना दिया गया है मार्केट में कि रेडियस ऑफ कर्वेचर तो आएगा समझ में नहीं आता या ऐसा वैसा पता नहीं क्या कुछ, तो बस एक इट इज़ रेडियस ऑफ कर्वेचर इज कंट्रोल्ड बाय द सिंगल कॉन्सेप्ट इज v स्क्वायर ओवर r, सो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, तो हम उसी का यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ से कितना हो जाएगा फिर से वी स्क्वायर ओवर ए सी, तो v के जगह पे क्या लिखो बच्चों u cos थीटा, u cos थीटा का स्क्वायर ओवर cos थीटा बाई 2 का स्क्वायर ओवर ये पूरा है, और g ए सी जी cos थीटा, ठीक। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा ओवर g cos क्यू थीटा बाई 2, ऐसा। तो यही है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही लेक्चर है। तो इसमें हमने ये सब बातें सीखा देखा। अगली क्लास में जब मिलेंगे, इसमें अगली क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो इसके और भी क्वेश्चन मतलब ऑब्जेक्टिव या प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस होंगे तो उस पर काम करेंगे। लेकिन अभी प्रोजेक्टाइल मोशन का वो ख़त्म नहीं हुआ है, अभी इसमें सर्टेन हाइट वाले मतलब या तो नेक्स्ट क्लास में, उसको मैं अभी से ही बता दे रहा हूँ कि इस नेक्स्ट वीडियो में आप क्या करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग मिलेंगे या जो रिकॉर्ड करेंगे तो उसमें जो अभी यहाँ करा गया, तो अभी हमने केवल ग्राउंडेड वाला देखा, या इसमें बहुत सारा कुछ चीज़ें जाकर मतलब कि कोलिजन वाले कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो कि एडवांस का फेवरेट है। नहीं, उसको बता रहे कि जो हाइट वाले जो प्रोजेक्टाइल मोशन था, जैसे इस तरह का ये था ना कि इस पे सर्टेन हाइट h पर है और यहाँ से इसको प्रोजेक्ट कर रहा है हॉरिजेंटली, तब क्या होगा, या वो कुछ इस तरह से प्रोजेक्ट कर रहा है थीटा से, तो उस केस में उसका क्या होगा। तो वो सब चीज़ें देखेंगे और इसमें भी आपको एक दो चीज़ें और बताएंगे एंगुलर वाले में।
कि इसमें क्या होता है कि सर्टेन वेलोसिटी से जब आप फेंकते हैं तो जब वो यहाँ पर क्या होता है कि एयर रेजिस्टेंस तो निगलेक्ट करके काम करते हैं, तो जब वो टकराने वाला होता है तो सेम स्पीड से वो करेगा। तो इस पर भी 2-4 मिनट इस पर भी बात करेंगे, लेकिन पूरा फोकस होगा इस तरह के कि सर्टेन हाइट पर अगर किसी प्रोजेक्टाइल को अगर कर रहे हैं तो जब उसको यहाँ से ऐसे करने के बाद किस टाइम के बाद यहाँ पर हिट करेगा, तो इन सब कॉन्सेप्ट के बारे में देखेंगे। और उसमें कोलिजन वगैरह का भी देखेंगे क्वेश्चन, जो एडवांस वगैरह के लिए है तो उसके लिए। तो नेक्स्ट लेक्चर को मिस मत करिएगा, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा इस पर एप्लीकेशन के लिए, ठीक है। तो उस वाले मतलब इसके ठीक नेक्स्ट जो आएगा तो उस वाले में हम सारा इसका प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड जो भी चीज़ होगा उसको फिनिश करने की कोशिश करेंगे, ठीक है बच्चों। थैंक्स फॉर योर टाइम।